प्रकाश एक ही विंडो है चैट की। गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। स्वागत करता हूं दीक्षांत आईएएस के पोर्टल पर, जहां हम चर्चा करेंगे आपके साथ अपने एनवायरमेंट सेक्शन की। जी हां, एनवायरमेंट इकोलॉजी का सेगमेंट। कल आपका आराम रहा, कल विश्राम रहा आपका। उम्मीद करता हूं पढ़ाई की होगी आप लोगों ने और सब बढ़िया चल रहा होगा दोस्तों। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच गई है तो ए का बटन आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों, दबाइए फटाफट ए का बटन और फिर शुरू कर पाएंगे आज की चर्चा को। आप सबको परिणाम समझकर नमस्कार दोस्तों, मेरा सबको नमस्कार हो। शुरुआत करेंगे आपके साथ सेशन की हम लोग। चलो जुड़ चुके हैं हमारे संग बच्चे लोग, यहाँ पर जुड़ चुके हैं। जी हाँ, विकास बेग साहब, रुचि, विकास, प्रवीण, सुशांत, लक्ष्मी नायक, ज्ञान, ध्रुव, शनि राजपूत, बहुत बढ़िया दोस्तों, सबको नमस्कार मेरा। अननोन भी है हमारे साथ, चलो अननोन यूजर भी हैं। चलिए कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, समय का अभाव है, करते हुए स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग सेशन को अपने साथ। ओके चलिए, सबको गुड इवनिंग दोस्तों। आज का टॉपिक क्या है, आज का मुद्दा क्या है? लास्ट क्लास में हमने बात की थी वाटर पॉल्यूशन के बारे में, वाटर पॉल्यूशन के प्रकार के बारे में, उससे बनने वाले जो पानी होते हैं अलग प्रकार के यूज क्या होते हैं वो हमने जाना था आपके साथ। इसके अलावा चर्चा की थी अलग प्रकार की पोल्यूटेंट, कैडमियम हो, आर्सेनिक हो, फ्लोराइड हो, उससे क्या क्या असर पड़ता है उसकी बात की थी हमने। आज बात करेंगे पर्यावरणीय जो पानी की समस्या है उसके समाधान क्या है, कौन सी स्कीमें हैं, कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, आइए सबकी बात करेंगे दोस्तों आपके साथ। टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए, टॉपिक है दोस्तों हमारे पास चर्चा के लिए योग्य विषय है जो हमारा, तो हमने इसकी चर्चा की थी लास्ट क्लास में आपके साथ। हमने बात की थी अलग प्रकार के पानी की, हमने बात की थी आरओ तकनीक, आरओ प्लस तकनीक, हमने बात की थी आरओ प्लस यूवी क्या होता है, बीमारियां, शुद्ध बीमारियां क्या होती हैं, चर्चा इसके बारे में हुई थी आपके साथ। कैडमियम, सल्फर तक की बात हो गई थी आपके साथ, यहां तक हम चर्चा पहुंच चुकी थी हमारी दोस्तों, ठीक है ना। आ जाओ बेटा, अब आ जाओ, शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ। अगला है दोस्तों टॉपिक हमारे जो बात करने के लिए वो है आपके साथ नदी प्रदूषण। जी हां, नदी जल प्रदूषण अगला टॉपिक हमारे चर्चा के लिए। नदी जल प्रदूषण कितना इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण, नदी जल प्रदूषण। आइए चर्चा करते हैं आपके साथ, कितना जरूरी है नदी जल प्रदूषण को समझना। एक सर्वविदित बात है, सब लोग जानते हैं, अपने आसपास नदियां देखी होंगी गांव शहरों में, अपने नदियां नालों में कन्वर्ट हो रही हैं, हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं नदियां हमारे यहां से, वो नदियां कहलाने योग्य नहीं बची हैं। कई नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती या वो नाले के रूप में पहुंचती हैं समुद्र तक, यानी नदियों का अस्तित्व बदल रहा है। जी हां, नदियां बदल रही हैं, नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं, हो रही हैं और तेजी से होने वाली हैं, सब जानते हैं। तो भारत में नदी प्रदूषण का कारण यूनिक समस्या पूरी दुनिया देश के अंदर, यह अलग हो सकता है, कहीं स्थानीय कारक कुछ और हो, कहीं स्थानीय कारक कुछ और। गंगा हो तो शायद वहां पूजा पाठ की सामग्री हो सकती है, जंगलों की कटाई हो सकती है, में भी पानी कमी की मात्रा हो सकती है, गंगा के पानी विषैले तत्वों का जाना हो सकता है, या साउथ की नदियों कुछ और समस्या हो सकती है। लेकिन एक कॉमन हम ढूंढने का प्रयास करें तो आज का फॉर्मेट मेरा क्या है समझिएगा दोस्तों। आज टॉपिक चर्चा क्या है, तो पहली बात प्रदूषण का कारण क्या है ढूंढेंगे आपके साथ, क्या रीजन है नदी प्रदूषण के हमारे यहां पर दोस्तों, पहला कारण। दूसरी बात, नदी प्रदूषण कारण में समाधान सरकार क्या प्रयास कर रही है, सरकारी प्रयासों की बात करेंगे। और प्रयासों में दो प्रयास दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। एक का नाम है नमामि गंगे, बड़ा कार्यक्रम सरकार का, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, नमामि गंगे। और एक प्रयासों में एक और हमारे पास राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम एनआरसीपी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम एनआरसीपी, नेशनल रिवर एनआरसीपी रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम, इसकी चर्चा करेंगे। नमामि गंगे, इसकी बात करेंगे। नमामि गंगे में इसके अंदर चलेंगे हम लोग। नमामि गंगे क्या है, नमामि गंगे क्या कार्यक्रम है, ये पिछले कार्यक्रम से कैसे अलग है, जो प्रीवियस प्रोग्राम चल रहे थे, इसके जो प्रीवियस प्रोग्राम चल रहे थे उनसे ये कैसे अलग है, ठीक है। इसके अंदर क्या एक्टिविटीज या 8 लक्ष्य या 8 बड़े लक्ष्य क्या हैं इसके, उसकी बात करेंगे नमामि गंगे के। और नमामि गंगे के एडवांटेज तो अपने प्रीवियस से बेहतर क्या है, और बात करेंगे चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं हमारे नमामि गंगे के सामने, बात ये भी करेंगे आपके साथ नमामि गंगे की चुनौतियों पर। नदी संरक्षण में पीटीओ क्वेश्चन बनेगा,
कौन कौन सी नदियों का संरक्षण हो रहा है, इसमें नदियां कौन कौन सी हैं, वो पॉइंट रहेंगी आपके लिए, पीटी में पूछ सकता है। तो कौन सी नदियां इसमें है वो आपसे बात हो सकती है। चलिए, तो हमारा ये प्रयास तो समाधान होगा दोस्तों। इसके अलावा एक चर्चा करेंगे हम लोग बढ़ते जल प्रदूषण में, और वो है नदी जोड़ो परियोजना की व्यवहारिकता पर। नदी जोड़ो परियोजना क्या भारत में पानी कमी का विकल्प हो सकती है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे ज्योग्राफिकल और एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा आपका। ये मुझे लगता है 1 से 2-3 घंटे लेगा प्रोग्राम पूरा बात करने में। ये चर्चा होगी डिटेल में आपके साथ। क्या हम तैयार हैं पूरी चर्चा करने के लिए दोस्तों? मैं शुरू कर रहा हूं दोस्तों आपके साथ प्रदूषण के कारणों से। तो सभी लोग सहमत हैं तो एक का बटन दबाइए, फिर चालू करते हैं हम लोग सब फटाफट। यहां पर एक बार एक का बटन दबा दीजिए, मालूम पड़ जाए मेरी बात पहुंच गई आप तक। अगले 100 मिनट के अंदर पूरा प्रयास करेंगे खत्म करने का इसको। हालांकि पूरा खत्म तो नहीं होगा, लेकिन बड़ा प्रयास करेंगे हो जाए आराम से। ये पूरी सामग्री में 3 घंटे का पढ़ना पड़ेगा, 3 घंटे का पूरा टॉपिक है हमारा ये। चलिए दोस्तों, ओके, शांत, लक्ष्मी, सबकी बात पहुंच रही है, सब तो बात पहुंच रही है मेरी। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पहुंच गया आपका जवाब मुझ तक। चलिए, कारण क्या है, टॉपिक वाइज चलेंगे, ऑर्डर वाइज चलेंगे। कारण क्या है? सिंपल सी बात दोस्तों, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, नदियों कारण कोई ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट से बता पाएगा या कोई एनवायरमेंट बता पाएगा। आप भी जानते हैं भारत में नदियां क्यों प्रदूषित हैं। सामान्य समझ क्या कहती है सर? आइए, हमारे इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, मानवीय कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं, भौगोलिक कारक हैं, कई कारक में मिलते हैं नदियों के प्रदूषण के। आइए दोस्तों, कारण नंबर 1 ढूंढने का प्रयास करते हैं स्पीड में। कारण नंबर 1 सर, औद्योगिक कचरे का बिना फिल्टर किए नदियों में जाना। जी हां, इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक कचरे का बिना साफ किए नदी में मिलना, चाहे गंगा हो, यमुना हो या कोई भी नदी ले लीजिए। मेन कारण है इंडस्ट्रियल वेस्ट का बिना ट्रीट किए, या बिना साफ मतलब विदाउट ट्रीटमेंट, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं आपके लिए, विदाउट ट्रीटमेंट, बिना साफ किए उसको नदियां मिलने देना, एक बड़ी समस्या है सर। दूसरी बड़ी समस्या सर, सांस्कृतिक कारण। हमारे नदियों को पूजनीय माना जाता है। आप नदी में गए तो आपकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, ऐसा माना जाता है। सांस्कृतिक कारण है, नदियों में हमारे यहाँ पर मूर्ति विसर्जन से लेकर घाटों में जो पूजा पाठ की सामग्री डाली जाती है, लाशों को डाला जाता है नदियों के अंदर, तो इससे नदियों में वेस्ट पड़ता है। जी हाँ, नदियां साफ होनी चाहिए, लेकिन कई सांस्कृतिक कारणों से खासकर आप पूजा पाठन की सामग्री डालते हैं इसके अंदर सर, मूर्ति विसर्जन होता है हमारी नदियों के अंदर, या फिर लाशें या मृत शरीर डाले जाते हैं हमारे यहाँ पर, जो निश्चित तौर पर नदियों के प्रदूषण को बढ़ाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सांस्कृतिक कारण भी बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर है सर। इसके अलावा नदियों की बड़ी समस्या क्या है सर? तीसरा, सिंचाई कारण हो या जल विद्युत हो, सिंचाई परियोजना हो कोई, या कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना हो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या जल विद्युत परियोजना हो, इससे नदी के बहाव को रोका जाता है, नदी के बहाव से नहरें निकाली जाती हैं, और जिससे होता क्या है, नदी के बहाव में कमी आती है, पानी में कमी आती है, और धीमे पानी में प्रदूषण बढ़ता जाता है। अगर पानी फ्लो में आएगा, पानी की मात्रा सफिशिएंट होगी, तो जो गंदगी होगी वो डिसॉल्व होती जाएगी, वो खत्म होती जाएगी। लेकिन हमने पानी को बांध दिया है ऊर्जा बनाने के लिए या सिंचाई के लिए, इससे पानी नदियों में कम हो गया है, और जब पानी कम होगा तो निश्चित तौर पर प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगी। तो सिंचाई या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत के कारण पानी की मात्रा कमी आ रही है, और पानी की मात्रा कम होने का सीधा इंप्लाइज मतलब है यहां पर, वो है प्रदूषण का बढ़ना। गंगा को फ्री फ्लो छोड़ दिया जाए, प्राणदायिनी गंगा को छोड़ दिया जाए, गंगोत्री से निकलती है वो, उतनी धारा में चलने दिया जाए तो गंगा में पॉल्यूशन होगा ही नहीं। लेकिन हमने क्या किया, हजारों बांध प्लान है या बना दिए हैं, पानी को रोक दिया है हमने। जी हाँ, बड़ी समस्या सर। और क्या कारण है दोस्तों पानी के कहना चाहिए नदियों खराब होने के? इंडस्ट्रियल वेस्ट एक चीज है सर, शहरों से निकलने वाला कचरा, सीवर लाइन, नाले मिल रहे हैं गंगा के अंदर, नदियों के अंदर। हर देश की बात कर रहा हूं मैं आपको, कोई देश की बात करें तो शहरी कचरा या शहरी सीवर लाइन की बात मैं करूं, ये अनट्रीटेड लाइन है, ये भी, इसको भी साफ नहीं किया गया, यहां पर ट्रीटेड नहीं है, पानी को साफ नहीं किया गया। या फिर शहरी वेस्ट का नदी में जाना। जी हां, ये नदी में जा रहा है, और आमतौर पे हमारे जो शहर हैं वो नदियों किनारे ही बसे हैं, दो राय नहीं है, तो बंदरगाहों पर हैं या वो नदियों किनारे हैं।
शहरी अधिवास होता ही कहां था आपका, जानते होंगे आप लोग। गांव तो फिर कहीं बस जाएंगे जहां थोड़ा पानी मिल गया, शहर तो वहीं बसेंगे नदियों किनारे पर जहां व्यापारिक मार्ग होंगे। इतिहास से लेकर आज तक गवाह इस बात की हम लोग। तो शहरों का विकास नदियों किनारे हुआ है, और नदियों में पॉल्यूशन की बड़ी वजह शहरी कचरा है, शहरी सीवर लाइन है, अनट्रीटेड सीवरेज। अनट्रीटेड सीवरेज, सीवर में जो पानी जाता है गंदा पानी, वो बिना ट्रीट किए नदी में जा रहा है दोस्तों आराम से हमारे यहां पर। एक बड़ी समस्या वो भी है। आइए सर, और क्या कारण है नदी में संकट का, और क्या कारण है सर? शहरी कचरा हो गया। आइए गांव की बात कर लें, गांव वाले पीछे नहीं है इसमें। गांव में जो आप खेतों में उर्वरक प्रयोग करते हैं, कीटनाशी प्रयोग करते हैं, उसका जो बारिश होती है वो खेतों के उर्वरक को, उन कीटनाशकों को, उन रसायनों को लेके जा रही है नदी के अंदर। जी हां, मैं बात कर रहा था, आपको कल ही बात कर रहा था, पानी में सुपोषण का बढ़ना, यूट्रोफिकेशन की बात हम कल कर रहे थे। कहां से आ रहा है वो कचरा पानी में, वो उर्वरक कहां से आ रहे हैं? वो निश्चित तौर पर खेतों से आ रहे हैं। जी हां, तो कृषकों द्वारा प्रयोग किए गए उर्वरकों का पानी के या नदियों तक पहुंचना। जी हां, तो उर्वरकों का, कृषि उर्वरकों का नदियों तक पहुंचना, इससे क्या होता है दोस्तों? इससे सुपोषण होता है। और सुपोषण क्या है बता चुका हूं मैं कल की क्लास में आपको, लास्ट क्लास में। सुपोषण एक प्रकार का पॉल्यूशन है। जी हां, पॉल्यूशन है एक प्रकार का वो, ये समस्या है सर। और क्या है इसके अलावा सर? एक बड़ी समस्या है, मैं आपको समझाऊं। दिल्ली में हम लोग देखते हैं, आसपास देखा होगा आप लोगों ने, अवैध रेत उत्खनन, इनलीगल सैंड माइनिंग, नाम जरूर सुना होगा इसका। रेत माफिया सुना होगा आपने शब्द अपने आसपास कभी। ये रेत माफिया मुरैना का कोई हो तो जानता होगा। कुछ साल पहले रेत माफिया ने वहां पर एक आईपीएस की हत्या कर दी थी, एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी थी जो इंचार्ज था इस रेत माफिया को रोकने के लिए। उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था वहां भी उन्होंने। तो निश्चित तौर से घटनाएं सामने आती हैं। और ये इनलीगल सैंड माइनिंग, जी हाँ, अवैध रेत उत्खनन एक बड़ी समस्या है हमारे यहां पर। अवैध रेत उत्खनन यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बन गया दोस्तों, मालूम है आपको? ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है पिछले 2-3 सालों से। पीटी 2019, पीटी 2020, बैक टू बैक 2 क्वेश्चन पीटी में और 1 क्वेश्चन मेंस में। यूपीएससी फॉलो कर रहा है इसको। अवैध रेत उत्खनन आखिर क्यों बड़ी समस्या है? रेत उत्खनन क्यों बड़ी समस्या बन गया है? क्योंकि ना केवल ये सोचिएगा, रेत बालू बिछी होती है नदी के पाटे पर, बालू होती है, और बालू आज के डेट महंगी है। महंगी क्यों है सर? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, बिल्डिंग बनती हैं, भवन बनते हैं, बिल्डिंग का महंगा मटेरियल बिकता है, सीमेंट मिलानी पड़ती है आपको, बालू यहां पर, बालू की आवश्यकता है, डिमांड है। जितना अर्बनाइजेशन होगा, जितना शहरीकरण होगा, जितना निर्माण कार्य होगा, जितनी बिल्डिंग बनेंगी, पुल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, हर जगह बालू चाहिए आपको। बालू कहां से आएगी? नदी किनारे से आएगी। अब नदी किनारे को खोद देते हैं, इससे होता क्या है सर? बालू के अंदर क्षमता होती है कचरे को सोखने की, कचरे को रोकने की, फिल्टर करती है। आपके घरों में, गांव में जाकर बोल रहा था मैं, गांव में पानी को फिल्टर करने के लिए रेत का प्रयोग करते हैं वो लोग। 3-4 लेयर लगा दी रेत की, ऊपर गंदा पानी, नीचे फिल्टर होके मटके में साफ पानी। बालू नेचुरल फिल्टर है पानी को साफ करने के लिए। बालू रहती है तलहटी में, बालू रहती है साइड में, बालू रहती है तटों पर, पाटे पर, पानी साफ होता जाता है। लेकिन बालू हटा देंगे तो क्या होगा? एक तो गड्ढा हो गया, पानी भरे गंदा होगा, वहां पानी जमा होगा गंदगी के साथ, और पानी में प्रदूषण बढ़ेगा। तो रेत उत्खनन कई प्रकार से नुकसान करता है हमारे लिए, और कई राज्य, स्टेट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है सैंड माइनिंग को। आंध्रा उसमें से एक सरकार है, आंध्रा ने कंप्लीट बैन कर दिया सैंड माइनिंग अपने यहां पर। तो सैंड माइनिंग हर जगह दोस्त, चंबल में जानते हो, चंबल में होता है। जिस इलाके में चले जाएं यार, जिस इलाके में, आज ही एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पर, कोई वायरल वीडियो हो रहा था, वो एक ट्रैक्टर वाला घुमा रहा है पुलिस की गाड़ी को, माइनिंग ऑफिसर की गाड़ियों को, और बेचारा फंस जाते हैं वो लोग, और ट्रैक्टर निकल जाता है। तो ये माइनिंग का हमारे यहाँ पर हिसाब किताब है। इनलीगल सैंड माइनिंग बड़े स्केल पर इंडिया में हो रही है। ठीक है दोस्तों, अवैध रेत उत्खनन में आपको याद दिला दूं क्वेश्चन पर, अगर हम इसमें चलेंगे तो शायद यहाँ कहीं रखा हो, अगर हम गलत नहीं है तो 1-2 साल पहले जो क्वेश्चन आए हमने देखे हैं यहाँ पर रखे हुए, तो शायद कुछ हम देख पाए हमारे पास हो। तो रेत उत्खनन पे क्वेश्चन जो आया था, अब देखिए 2019 मेंस का सवाल, मैं बोल रहा हूँ लगातार पीटी मेंस के स्तर पे सवाल काम का है। देखिए 2019 की बात पे कर रहा हूं दोस्तों, मेंस का सवाल है, पढ़ के देख लीजिए आपके सामने। तटीय बालू खनन, चाहे वैध हो या अवैध, हमारे पर्यावरण के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है। भारतीय तटों पर हो रहे बालू खनन के प्रभाव का विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए विश्लेषण कीजिए। उदाहरण, आंध्र प्रदेश सरकार ने बैन किया था लास्ट ईयर, 19 में क्वेश्चन आया था सीधा सीधा। अवैध रेत खनन का परिणाम क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, तटों पे हो रहे बालू खनन के प्रभाव, इंपैक्ट क्या होगा,
मैंने कहा पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, नदी का पानी पाटा कमजोर होगा, नदी का पानी तोड़कर बांध में ज्यादा फैलेगा, वो रेत बांध के रखती है पानी को, वो प्राकृतिक तटबंध बन जाते हैं अपने आप में कि पानी शहर में ना घुस जाए, लेकिन उसको हटा देंगे आप तो आपदा आएगी, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा पानी के अंदर। इलीगल सैंड माइनिंग अपने आप में नदी को खत्म कर देती है। नदियों ने हजारों सालों पाटा बनाया है, वो आप पाटे को अपने लालच के लिए बाटा मतलब बेसिन बोल लीजिए, तट बोल लीजिए, उसको बनाया है। वैध हो या अवैध, इलीगल और लीगल दोनों नुकसानदायक है। इसीलिए आंध्र सरकार ने कहा यह वैध, कोई माइनिंग नहीं होगी। आइए गूगल पर चलते हैं, थोड़ा मदद करें गूगल आपकी इस केस को समझने के लिए। 2019 मेंस की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं आपसे, यहां पर चलता हूं मैं आपको लेके। यहां पर सैंड माइनिंग बहुत बड़ा इशू था अपने आप में। ये दुर्गा नागपाल का नाम सुना ही होगा आपने, दुर्गा नागपाल चर्चा में थी कुछ साल पहले। सैंड माइनिंग बात पे कर रहा हूं, आंध्र प्रदेश की बात कर लें एक बार, आंध्रा की साथ करें आपके साथ, आंध्र प्रदेश सैंड माइनिंग। ठीक है, लेटेस्ट हमारे पास 13 नवंबर का है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये 2019 की खबर है, द हिंदू की 2019 30 नवंबर की। शिफ्टिंग सैंड्स इन आंध्र प्रदेश ऑन जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू रेगुलेट सैंड माइनिंग। जी हां, वहां की सरकार लगातार कोर्ट ने बैन कर दिया, माइनिंग होगी ही नहीं। उसके बाद सरकार क्या कर रही है, वहां पर वो नई नीति लेकर आई, वहां पर नीति लेकर आनी पड़ी सरकार को यहां पर कि क्या होगा, क्या नियम बनेंगे। बहुत बड़ा इशू था अपने आप में, ये बहुत चर्चा में था और लगातार कोर्ट ने बैन कर दिया दोस्तों। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, वहां की एनजीटी ने, वहां की हाईकोर्ट ने बैन कर दिया था, पर हम यहां पर, ठीक है। तो सैंड माफिया की बात करें, लगातार चर्चा होती रही यहां पर, सैंड माफिया क्या कर रहा है। चलिए, लगातार केस आते रहे यहां पर, लगातार केस आते रहे। अब पढ़िएगा यहां पर क्या है दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, एनजीटी ने क्या कहा था। आंध्र प्रदेश केस में एनजीटी ने क्या कहा था दोस्तों, देखेंगे आपके साथ, इंटरेस्टिंग पार्ट है। इनडिस्क्रिमिनेट सैंड माइनिंग, जो एक प्रकार से ये बहुत ही भेदभावपूर्ण, जो अपने आप में आप कहीं भी माइनिंग करना शुरू कर देते हैं आप, यूजिंग एक्सकेवेटर्स एंड मशीन्स, तो मशीन लगा के आप जिससे नदी के तल में खराब कर रहे हैं, और कहां खत्म कर रहे हैं आप, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों में खत्म कर रहे हैं आप, रेत उत्खनन कर रहे हैं। इससे क्या होगा, नुकसान हो रहा है, और इससे 100 करोड़ का फाइन लगाया दोस्तों एनजीटी ने। सोचिएगा, स्टेट गवर्नमेंट पर एनजीटी ने राज्य सरकार को कहा कि आप नहीं रोक पा रहे हैं इलीगल माइनिंग, लाओ 100 करोड़ रुपए जमा करो हमारे सामने। नॉट माइनर्स की तो बात ही नहीं, अपराधियों की तो बात ही नहीं है, राज्य सरकार फेल रही है सैंड माइनिंग रोक पाने में, अवैध माइनिंग आप नहीं रोक पा रहे हैं, लाइए 100 करोड़ को जुर्माना दीजिए हमको। जी हाँ, बहुत फेमस केस था अपने आप में ये। तो उसके बाद सरकार नई नीति लेकर आई और बहुत सारा हंगामा हुआ इसके बाद यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत बड़ा न्यूज आप देख रहे हैं, बड़ी सी न्यूज है यहाँ पर। ये सब पे ना जाए, कोई खबर क्वेश्चन आ चुका है इस पर, लेकिन सैंड माइनिंग लगातार एक इशू बना हुआ है दोस्तों हमारे लिए, सैंड माइनिंग लगातार एक टॉपिक बना हुआ है। थोड़ा सा अगर मैं पीटी पे ले पाऊंगा आपको, यार पीटी क्वेश्चन में ला जा पाऊंगा अगर, एक मिनट दीजिए दोस्तों, मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूं आपको यहाँ पर। जो इस बार क्वेश्चन भी आए हैं सैंड माइनिंग पर, लगातार 2 साल पीटी पे क्वेश्चन पूछा है सैंड माइनिंग पे दोस्तों, और उसके बाद मेंस में एक सवाल आ चुका है लास्ट ईयर सैंड माइनिंग पर आपके। तो मैं दिखा दूं क्वेश्चन, अब करूंगा लास्ट में कराऊंगा क्वेश्चन में आपको, तो क्वेश्चन तो कराऊंगा सारे आपको मैं ये। ठीक है, तो लगातार देखिए 2 साल बैक टू बैक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है सैंड माइनिंग के ऊपर। चलिए आइए देखिए रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं स्क्रीन राइट साइड में, निम्नलिखित में से कौन सा नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकता है। पीटी 2018 क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, पीटी 2018 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है बालू खनन का परिणाम पूछा है बालू खनन का आपसे यहां पर। नदी की लवणता में कमी, सॉल्ट कम होंगे नदी के अंदर, सैलाइन कम होगा पानी, भौम जल का प्रदूषण, ग्राउंड वाटर खराब होगा, और भौम जल स्तर का नीचे चले जाना। जी हां, सैंड क्या करती है यार, पानी को रोकती है, बांधती है, और पानी नीचे जाता है, ग्राउंड वाटर बढ़ता है कहीं ना कहीं। तो निश्चित तौर पर ये फायदे मिलेंगे आपको यहाँ पर, सैलिनिटी कम होगी पानी की,
क्योंकि मृदा जो आपकी रेत होती है, बालू होती है, वो पानी में कई प्रकार के एक्सचेंज करती है उसके साथ मिनरल्स को। इसलिए गांव में हम जाते हैं, पानी को फिल्टर करने की रेत का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये मिनरल्स को बढ़ाता है पानी के अंदर। तो लवणता में कमी होगी, हटा देंगे, पानी लवणता फ्री हो जाएगा। जितना वो रगड़ खाती है बालू में चट्टाने, सिलिका होती है और कई एलिमेंट होते हैं बालू के अंदर, जितना वो रगड़ खाता है पानी के उसके साथ, उतना वो सैलाइन, उतना वो ज्यादा अच्छे मिनरल्स उसके अंदर आते जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन होते रहेंगे इस प्रकार के, लेकिन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों केवल यही मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि क्वेश्चन लगातार बालू पे पूछ रहा है यूपीएससी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग यहां से समस्या क्या थी ढूंढने का प्रयास कर रहे थे आपके साथ। समस्या क्या थी हमारे यहाँ पर? समस्या थी पानी गंदा क्यों हो रहा है। तो अवैध रेत उत्खनन, इलीगल सैंड माइनिंग एक बड़ा इशू अपने आप में दोस्तों। इसके अलावा सर और क्या है? एक बड़ा कारण है हमारी और आपकी संवेदनशीलता नदियों को लेकर। प्रशासन गलत है, केंद्र गलत है, राज्य गलत है, फैक्ट्री गलत है, किसान गलत है, शहर गलत है, हम और आप भी गलत हैं। जी हां, हमारी असंवेदनशीलता की बात करें तो एक बड़ा टॉपिक बनता है दोस्तों यहां पर, नागरिकों की असंवेदनशीलता। जो निवासी हैं भारत के, आम जनता है, उनकी असंवेदनशीलता। कैसे सर? आपने आसपास देखा होगा, आपने, हमारे यहां एक बात चलती है, जो नदियां तो बहती रहती हैं, नदियों में पानी आ जाएगा, मतलब मैं बहुत साक्षी हूं खुद इस बात का। मैं लगातार हमेशा एक बात एग्जांपल कोट करता हूं क्लास के अंदर। मेरा जो मीडिया ऑफिस था वो यमुना पार करके था, 35-36 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और वहां से सुबह हमें जाना होता था, रात में कभी आ गए, अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं कभी लौट कर। तो होता क्या था, प्रैक्टिकल देख रहा हूँ मैं आपको, यमुना नदी के ऊपर ब्रिज बना है, वहां पर एक अंकल जी आए और उन्होंने अपना सो कॉल्ड स्कूटर अपनी गाड़ी 2 व्हीलर रोका। ठीक है, बड़े अच्छे से दिख रहे हैं, मतलब अच्छे परिवार के दिख रहे हैं वो। और होता क्या था, मैं सुबह आता था वहां से न्यूज चैनल से लौट के, अगर तो थोड़ा यमुना के ऊपर ब्रिज पर खड़े होकर थोड़ा ताजी हवा लग जाती थी, कभी गंदी हवा भी आती, बहुत ज्यादा गंदी हवा आती थी, लेकिन कई बार ताजी हवा मिल जाती सुबह सुबह वहां पर। तो हम रुक जाते ब्रिज के ऊपर आराम से, सुबह 4-5-6 बजे की बात होती। तो अंकल जी अपने 2 व्हीलर पे आए, लगाया स्टैंड, हाथ जोड़े यमुना जी को, प्रार्थना करी यमुना जी की, और फिर निकाली एक पॉलिथीन और जय यमुना जी कहकर डाल दिया पानी के अंदर। क्या था पॉलिथीन में? उनके घर का कचरा भरा था। अपने घर का कचरा आप नदी के अंदर डाल के सोचते हैं निपट गया काम। यार ये नहीं चलेगा, ये तरीक नहीं चलेगी, ये असंवेदनशीलता नहीं चलेगी। नदियों गंदा करना हमारा परम धर्म मानते हैं, पानी तो बहता रहता है, पानी तो साफ होता रहता है। ये जो असंवेदनशीलता हमारे अंदर है, कुछ भी हो गंदगी डाल दो पानी के अंदर, कुछ भी है गंदगा डाल दो पानी के अंदर, ये नहीं चलेगा। लाशों से लेकर, मृत शरीर से लेकर शहरी कचरे तक हम डाल रहे हैं। जी हाँ, ये हम डाल रहे हैं, ये सरकार नहीं डाल रही है। तो अवेयरनेस तो है लोगों को, लेकिन असंवेदनशीलता है। आप जानते हैं इससे गंदगी तो होगी, लेकिन क्या करना, हमारे घर तो गाय कचरा बाहर है हमारे यहां से। तो असंवेदनशीलता लोगों की यहां पर दोस्तों एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा सर और बड़ी समस्या क्या है नदी के पॉल्यूशन की? हमारे यहां पर पॉल्यूशन की बड़ी समस्या यह है कि नदी सफाई को लेकर ना जितने कार्यक्रम आज तक चले हैं, उसमें केंद्र राज्य और अंतर मंत्रालय समन्वय की कमी है। इसका मतलब समझाइए सर, अगर नदी की सफाई को लेकर प्रोग्राम चलाया आपने, तो भैया केंद्र बनाम राज्य हो जाता है। जैसे अब एग्जांपल दूं, गंगा नदी की सफाई को लेकर मुख्यमंत्रियों की पीएम के साथ मुलाकात थी। गंगा काउंसिल जो बनाई हमने, उसकी मीटिंग थी, पीएम साहब उसके अध्यक्ष हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके मेंबर हैं, जो भी गंगा बहती है जिन राज्यों से, मुख्यमंत्री मेंबर है। कानपुर में बैठक हो रही थी बकायदा, ये कानपुर में नाव के बीच में बैठ के मीटिंग चल रही थी। योगी साहब बैठे हुए थे, उत्तराखंड के राज्य सीएम आए हुए थे, बिहार के सीएम भी आ गए थे, वो सब आ गए, पीएम साहब भी आ गए। ममता दीदी नाराज है, हमें नहीं आना है। यार क्यों भाई पॉलिटिकल कारण बनाते हो उसको? तो केंद्र समन्वय नहीं है नदी की सफाई को लेकर, उसके बाद राज्यों की भी समन्वय नहीं है। एक राज्य कहता है गंदगी उसने की। अब दिल्ली में देखिए अमोनिया का लेवल बढ़ गया दिल्ली के अंदर, 2 दिन पहले अमोनिया बहुत हाई पर चली गई। हमने कहा हरियाणा की गलती है, हरियाणा का दिल्ली गलती है। केंद्र सरकार से पूछा किसी गलती, केंद्र सरकार कह रही है दिल्ली वाले तो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, आदतन अपराधी हैं लोग, तो ये पॉल्यूशन करते ही करते हैं। अब केंद्र वाले दिल्ली पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। राज्यों में समन्वय होना चाहिए नदी की सफाई को लेकर, एक बड़ा इशू। तो केंद्र राज्य संबंध, राज्य राज्य संबंध। इसके अलावा सर अंतर मंत्रालय। अब सोचिएगा गंगा नदी, कौन कौन से मंत्रालय डिपेंड है गंगा पर? सोचिएगा एक बार रुक के देखिए अपने आपको, यहाँ पर गंगा पर कौन कौन से मंत्रालय डिपेंड करते होंगे, सोच सकते हैं एक बार मेरे साथ आप लोग? तो बनाते हैं फटाफट आपके साथ। गंगा पर डिपेंड मंत्रालय कौन, या गंगा जुड़े मंत्रालय कौन से हो सकते हैं? देखिए, पहला हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण मंत्रालय, जो नदी देखता है पर्यावरण मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हमारे यहां पर जल शक्ति मंत्रालय।
ठीक है सर, जो बांध बनाएंगे और नहर निकालेंगे वहां से, जल शक्ति मंत्रालय। गंगा के पानी से कृषि होती है, तो कृषि मंत्रालय, सिंचाई के लिए जरूरी कृषि मंत्रालय जुड़ा है गंगा के साथ। गंगा के आसपास हजारों गांव बने हैं जहां मनरेगा काम होता है, मनरेगा में तालाब बनते हैं, गंगा का पानी नहर के द्वारा उसमें जाता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है सर, इसी प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, यानी आवास और शहरी विकास मंत्रालय। गंगा की सफाई, कितने शहर बने गंगा के आसपास, आवासीय मंत्रालय। इसके अलावा सर आजकल बात चली गंगा में टूरिज्म को बढ़ाने की, पर्यटन को बढ़ाने की, जहाज चले, क्रूज चले उसके अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जुड़ गया सर यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जुड़ गया यहाँ पर सर, संस्कृति मंत्रालय आ गया गंगा को लेकर, वो एक मंत्रालय है सर। गंगा में कमर्शियल जहाज चलेंगे, गंगा के अंदर वाटरवे तैयार किया जाएगा, जलमार्ग तैयार किया जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया तक जलमार्ग होगा, देश का एक बड़ा जलमार्ग होगा, जहां जगह कंटेनर पोर्ट आएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, वाटरवे दिखता है हमारे यहाँ, जलमार्ग दिखता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग यानी जहाजरानी मंत्रालय, और जो देश का जलमार्ग मंत्रालय है जहाजरानी मंत्रालय सर, ये हो गया सर एक मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग देखिएगा ये काम सर। ये गडकरी साहब देखेंगे इसको, ये डिपार्टमेंट आ गया बीच में सर। गंगा के ऊपर कई सारे पावर प्रोजेक्ट बने हैं जो पानी रोकते हैं, उत्तराखंड में कई पावर प्रोजेक्ट बने हैं तो गंगा पानी को रोकते हैं, तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी आ गई सर, हाइड्रो पावर या मिनिस्ट्री ऑफ पावर आ गई, जिसके अधीन काम करती कंपनी एनएचपीसी, जो गंगा पर बहुत सारे बांध बना रही है। एनएचपीसी राष्ट्रीय जलीय विद्युत परियोजना, हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, ये भी आ गया गंगा के अंदर। यानी कितने स्टेक होल्डर हैं, और मिल जाएंगे दोस्तों, और मिल जाएंगे, चिंता ना करें। यानी कितने स्टेक होल्डर हैं इनके बीच में, यहाँ पर क्या समन्वय है इनके बीच कोई? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जी हाँ, तो केंद्र राज्य, राज्य और अंतर मंत्रालय समन्वय ना होना। तो मैं बता रहा था आपको बीच में, यहाँ पर समस्या क्या है, केंद्र बनाम राज्य, केंद्र राज्य में समन्वय ना होना, अंतर राज्यीय समन्वय ना होना, और अंतर मंत्रालय समन्वय ना होना। ये समस्या है दोस्तों हमारे यहां पर गंगा की सफाई को लेकर, बड़ी समस्या सर है इसके अंदर। और दोस्तों और क्या समस्या है हमारे यहां गंगा की सफाई को लेकर? इसका प्राकृतिक कारण भी है, अम्लीय वर्षा हो जाती है, एक बड़ा कारण है, जोड़ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा और कारण क्या है? अम्लीय वर्षा होना, हालांकि मानवीय कारण ज्यादा है लेकिन फिर भी ठीक है, प्राकृतिक रूप से हो जाता है, अम्लीय वर्षा हो जाती है आपके यहाँ पर, वो ठीक है। गंगा या नदियों में पॉल्यूशन का, क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा कारण मान सकते हैं आने वाले सालों में, क्लाइमेट चेंज, नदियों पानी कम होगा तो ऑफ कोर्स पॉल्यूशन बढ़ेगा, ये एक बड़ा कारण हो सकता है सर। ठीक है, इसके अलावा नदी सफाई को लेकर बहुत अधिक फंड जारी ना किया जाना, फंड्स की कमी हमेशा रहेगी हाथ में हमारे यहाँ पर, फंड्स की कमी हमेशा रहेगी, कोष की कमी हमेशा रहेगी हमारे यहाँ पर। ठीक है सर, एक बड़ी समस्या ये भी रहेगी। ठीक है, ये है कुछ दोस्तों कारण पॉल्यूशन के। क्या सारी बात समझ में आती है आपको यहाँ पर? क्या हम जोड़ पाएंगे सारी बातों को दोस्तों? एक बार ए का बटन या कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए आराम से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फटाफट दोस्तों बताइए मुझे, ए का बटन दबाकर सब कुछ ठीक है हमारे बीच? सब कुछ ठीक है सर, ठीक है, ओके। एकता, लक्ष्मी, रुचि, ज्ञान, अजीत, विकास, सब कुछ ठीक है सर, सब कुछ ठीक है। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। शनि, बहुत बढ़िया, सबको समझ आ गई बात यहाँ तक। तो ये है पॉल्यूशन के कारण, इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं ना, मतलब एक आध फैक्टर ऊपर नीचे करके सब कुछ कहीं भी फिट कर दीजिएगा। नदी प्रदूषण में आएगा क्वेश्चन कभी भी, तो ये फैक्टर अब थोड़ा ये हो जाएगा। मान ली गंगा पे आ गया, तो गंगा की बात करें तो गंगा का एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, भाई टिहरी बांध या सिंचाई परियोजना। साउथ में आ गया तो कृष्णा गोदावरी का एग्जाम्पल डाल दीजिए, डिपेंड करता है कि कहां पर क्वेश्चन आया है, वहां का आपको लोकल एग्जाम्पल डालना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये तो सर पॉल्यूशन की बात, नदी पॉल्यूशन क्यों है समझ में आ गया हमको यहाँ पर। ठीक है, आ रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन आ रहा हूं लेकर मैं, उसके आगे बढ़ते हैं। समाधान, दूसरा फॉर्मेट का पार्ट था अपने सर, समाधान क्या है। हमने जहां कहानी शुरू की थी दोस्तों याद करें, हमने कहानी यहां शुरू की थी, हमने बात कर ली कारण पर आपके साथ। अब आइए प्रयास क्या किए सरकार ने, प्रयास के नाम, दो नाम है, नमामि गंगे और नदी संरक्षण। ठीक है, आइए दोस्तों बात करें। देश में दोस्तों नदी को साफ करने को लेकर ना दो कार्यक्रम चल रहे हैं। एक चल रहा है एनआरसीपी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम,
और एक है नमामि गंगे। नमामि गंगे बोला जाता है नाम, इसका तकनीकी नाम है एकीकृत गंगा स्वच्छता मिशन, इंटीग्रेटेड गंगा क्लीन मिशन, ठीक है, गंगा मिशन ऑफ क्लीन गंगा या इंटीग्रेटेड मिशन ऑफ क्लीन गंगा, IMCG, इंटीग्रेटेड मिशन ऑफ क्लीन गंगा या एकीकृत स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक है, हिंदी में कहते हैं एकीकृत स्वच्छ गंगा मिशन या इंटीग्रेटेड मिशन फॉर क्लीन गंगा, सामान्य भाषा में, लोकप्रिय भाषा में नमामि गंगे, ठीक है सर। हम बात करें दोनों के बारे में। अब एक छोटा सा काम करेंगे मेरे साथ आप लोग, यहां पर छोटा सा काम करेंगे। पहले बात कर लें NRCP की, छोटा सा कार्यक्रम है, PT के लिए छोटा सा जानना है आपको, यहां पर कुछ ज्यादा काम नहीं करना है। नमामि गंगे बड़ा है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, तो इसकी बात करें, छोटा सा प्रोग्राम है सर। NRCP ध्यान सुनिएगा दोस्तों, NRCP राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो अगर मुझे गंगा नदी को साफ करना है, गंगा को या उसकी सहायक नदियों को, उसकी ट्रिब्यूटरीज को साफ करना है, तो हमारे पास प्रोग्राम है नमामि गंगे। नमामि गंगे का रोल है देश में गंगा और उसकी सहायक नदियों को साफ करना, और इसके अलावा जो नदियां प्रदूषित हैं, चाहे वो कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, तापी, कोई भी नदी हो, उसके अलावा गंगा के नेटवर्क के अलावा कोई भी नदी हो, उसके लिए NRCP है। तो बहुत क्लियर बंटवारा है, गंगा या उसकी सहायक नदी नमामि गंगे, इनके इतर कोई नदी प्रदूषित है तो वो NRCP, ठीक है भैया, कोई समस्या नहीं है। पहले NRCP की बात कर ले, छोटा सा कार्यक्रम NRCP को दोस्त लॉन्च किया था 95-96 के आसपास लॉन्च किया था, 25 साल हो रहे हैं, इसलिए काम का हो सकता है पूछ ले आपसे, ठीक है। इसका गोल क्या है सर? इसका उद्देश्य बहुत सिंपल सा है, गंगा के अलावा, गंगा और उसके नेटवर्क, गंगा की सहायक नदियां, उनके अलावा जो देश की अन्य प्रदूषित नदियां हैं, उनके संरक्षण, उनकी सफाई को बढ़ावा देना, बहुत सिंपल सा काम है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जिम्मेदार होता है इसके लिए, पर्यावरण मंत्रालय जिम्मेदार है इस काम के लिए सर, वही करता है। अब ये करते क्या है, मान लो कोई छोटी नदी भी है, बहुत छोटी नदी भी है, वो भी इसका पार्ट हो सकती है, बहुत बड़ी नदी पार्ट हो सकती है इसका। तो ये करते क्या, मिनिस्ट्री ऑफ पर्यावरण मंत्रालय क्या करता है हमारे यहां सर, नदियों को नोटिफाई करता है। जैसे एग्जांपल समझा दूं मैं, कृष्णा नदी मान लो, तो कृष्णा नदी नोटिफाई कर दी इसने, अगर ये कहा कि NRCP का भाग है, तो इस नदी को प्रोटेक्शन करने का काम कौन करेगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट करेगा, केंद्रीय मंत्रालय करेगा, ठीक है। वो गाइडलाइन जारी करेगा, सब कैसे किया जाएगा, इसको पैसा कहां से आएगा, सब वो देखेगा। हो सकता है बड़ी नदी हो, उसके बाद छोटी नदी भी हो, जैसे एग्जांपल तो मान लो मैं आपको, गोवा की मांडोवी नदी है, बहुत छोटी सी नदी है, गोवा में बहती खत्म हो जाती है अरब सागर में जाकर, तो मांडोवी रिवर। इवन कई बार आपने नदी को नाम भी नहीं सुना होगा, जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग, मूला मुथा नदी, मूला मुथा नदी पुणे के पास बहती है, छोटी नदी है ये मूला मुथा, उसे नोटिफाई कर रखा है हमने। या वो ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी कहां पर है ये, सुदूर दक्षिण में जाएंगे, मदुरई के पास ताम्रपर्णी, वहां पर नदी है सर, प्रदूषित हो गई है, नोटिफाई कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इस कार्यक्रम के तहत नदियों को नोटिफाई करता है जो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं। प्रदूषण क्राइटेरिया वही होंगे, मानक पीएच, डीओ, बीओडी, वो स्केल होता है सारा, प्रदूषित हो गई हैं, उन्हें घोषित करता है नोटिफाइड रिवर, और नोटिफाइड रिवर हो गई है तो भारत सरकार अपने हाथ में लेकर उसकी सफाई पर काम शुरू करती है। सिंपल सी बात है। आपको याद क्या करना है, फिर आपको नदियों का नॉलेज होना चाहिए जो NRCP के तहत नोटिफाइड की जाती हैं। क्योंकि नदियां तो बड़ी हैं, जैसे एग्जांपल तो मान लो मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए नर्मदा है या तापी है या फिर कृष्णा, गोदावरी, नाम सब जानते हैं कहां से कहां जाती है, लेकिन लगभग 40 नदियां सर इसके अंदर आती हैं, लगभग 40 नदियां। PT के पहले आप जाएंगे तो कंफर्म कर लेंगे, उस समय 40 के ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि ये संख्या ना कई बार नदी साफ हो गई तो उसे हटा भी देती है लिस्ट से, नदी गंदी हो गई शामिल भी कर लेती है सरकार इसके अंदर, तो लगभग 40 के आसपास चलता है। कभी 33 भी देखा मैंने, कभी 42 भी देखा मैंने, तो मैं 40 एवरेज मान लेता हूं मैं इसके लिए। अभी लास्ट टाइम जब मैंने देखा था 34 के आसपास थी इसके अंदर, ठीक है, ऊपर नीचे होती रहती है संख्या इनकी, लेकिन मोटे मोटे स्तर पर 40 नदियां हैं। 40 नदियों में से बहुत 15-20 तो वो हैं जो सब जानते हैं किस राज्य में है, कहां बहती है, लेकिन 15-20 नदियां ऐसी हैं सर जिनके बारे में लोगों को बहुत जानकारी नहीं है, अननोन सी नदियां, छोटी नदियां हैं। ताम्रपर्णी का नाम लिया जैसे मैंने आपके सामने, पेन्नार का नाम सुना होगा, पंचगंगा की बात करें या फिर मूला मुथा नदी की बात करें, तो एक काम करेंगे छोटा सा हम लोग इसके अंदर, NRCP क्या ये लिखवाऊंगा छोटा सा मैं आपको, फिर एक कॉलम बनाएंगे, नदी का नाम जो आपने नहीं सुना होगा आमतौर पर, नदी का नाम प्लस सामने राज्य का नाम, या वो शहर तो शहर का नाम। बड़ी नदियां कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, तापी, या आए तो आप जानते हैं आप कहां पर हैं। कुछ नदियां आप नहीं जानते हैं, उनके नाम में लिखवाऊंगा आपको NRCP के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। NRC कार्यक्रम नहीं है ये, NRC अलग चीज है, NRC रजिस्टर अलग चीज है, ये NRCP है, पूरा नाम NRCP, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम, ठीक है ना। आप कहीं NRC पढ़ के निकल दिए और फिर कहा तो ये सर किसी और मंत्रालय में आता है, नहीं, NRC नहीं है दोस्तों, ये NRCP है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। दो लाइन लिखिए पहले NRCP के बारे में, फिर आगे बढ़ूंगा दोस्तों मैं। NRCP क्या है,
लिखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट यानी पर्यावरण मंत्रालय द्वारा देश की प्रदूषित नदियों को अधिसूचित किया जाता है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा देश की प्रदूषित नदियों को अधिसूचित किया जाता है, नोटिफाइड किया जाता है, अधिसूचित किया जाता है। ब्रैकेट में लिखिएगा, गंगा और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर, गंगा और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर, गंगा और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर अधिसूचित किया जाता है। ब्रैकेट में, गंगा और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर इन नदियों को स्वच्छ करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। इन नदियों को स्वच्छ करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। देखिएगा, ये पूर्ण 100% भारत सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम है। 100% भारत सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम है। फंडिंग 100% भारत सरकार करती है इसकी। एक लाइन जोड़िएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट पर्यावरण मंत्रालय के अधीन नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनआरसीए बनाई गई है। एनआरसीए बनाई गई है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया है जो इसे क्रियान्वित करता है। ठीक है, लिखिएगा, इस कार्यक्रम में संपूर्ण नदी को या नदी के किसी एक प्रदूषित भाग को साफ किया जाता है। नदी के एक प्रदूषित भाग को साफ किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको याद हो, ये क्लासिफिकेशन आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये हमने बात की थी। कैटेगरी बी का पानी याद होगा, आप पढ़ेंगे मेरे साथ। बाथिंग क्वालिटी याद है, कैटेगरी बी का पानी बताया था मैंने आपको, और 3, 5 और 500 ई कोलाई की मात्रा, डीओ की मात्रा और बीओडी की मात्रा। ठीक है, इसके ऊपर है तो पानी प्रदूषित माना था। ठीक है दोस्तों, तो लिमिट क्या है हमारे यहाँ, पानी नहाने योग्य होना चाहिए। नदी का पानी नहाने योग्य नहीं है मतलब प्रदूषित है। बी कैटेगरी से नीचे का है तो पानी प्रदूषित है, याद रखिएगा। तो प्रदूषण बहुत सिंपल डेफिनेशन यहां पर है कि अगर पानी बी कैटेगरी से नीचे का है, ए का है, बी का है तो चलेगा, बी से नीचे का पानी है तो प्रदूषित माना जाएगा। ठीक है सर, चलो यहां कोई समस्या नहीं है। चल लिखेंगे, इस कार्यक्रम को 1995 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को 1995 में शुरू किया गया था और इस प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो एनआरसीए होता है ना दोस्तों, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं वहां पर। ठीक है, ठीक है, ये 2-3 साल पहले का दिखा रहा हूं डेटा में, 2016 का डेटा दिख रहा है इसमें हमको। तब 31 रिवर थी। ठीक है, पुरानी बात हो गई, इसको काम का नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो 14 राज्यों में आप पढ़ने ऊपर क्या लिखा हुआ है, एनआरसीपी जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें गंगा और सहायक को छोड़ दीजिए तो 14 राज्य कवर होते हैं, 75 शहर और कितनी नदियां, 31 रिवर इसमें कवर होती हैं। पुरानी बात हो गई, 2-3 साल पुरानी, मैं 40 के आसपास देख सकते हैं। लिखिएगा, इसमें लगभग 40 नदियां शामिल हैं। ठीक है,
40 नदियां इसमें लगभग शामिल हैं। अब देखिए दोस्तों, इनमें से 31 के नाम है, हालांकि इनमें से आपके किसके नाम सुने हैं आपने, कुछ नाम मैं जोड़ रहा हूं यहां पर, इनके नाम आपने नहीं सुने होंगे, वो नाम जोड़ रहा हूं मैं आपके साथ। कॉलम बना लीजिएगा। एनआरसीपी के तहत शामिल नदियां, एक तरफ नदी का नाम, सामने उस राज्य का नाम। छोटा सा काम करना है दोस्तों मेरे साथ, आपको यहां पर छोटा सा काम करना है। एक तरफ नदी का नाम और सामने लिखिएगा उस राज्य का नाम, ठीक है। और ये ढूंढते चलिए, कुछ नदी ढूंढते हैं आपके साथ। चलिए लिखवा रहा हूं, सुनते जाइएगा। पहला है मांडोवी नदी। मांडोवी गोवा में है, लिख लीजिएगा फटाफट, मैं चाहूंगा फटाफट लिखे मेरे साथ आप लोग, इसमें तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मैं लिखवा देता हूं आपको यहाँ पर नदियां कौन कौन सी हैं। मांडोवी गोवा में जानते हैं आप लोग, फेमस नदी है, तो मांडोवी गोवा में है सर। इसके अलावा दूसरा नाम लिखिएगा मिंढोला नदी। मिंढोला नदी गुजरात में आती है, सूरत के पास, ये गुजरात में है, सूरत के पास मिंढोला नदी। फटाफट लिखिए दोस्तों, साथ में चाहूंगा आप लोग। मिंढोला नदी गुजरात में है, सूरत के पास। पेन्नार नदी, पेन्नार कर्नाटक तमिलनाडु दोस्तों, कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है नदी, कर्नाटक और तमिलनाडु बहती है नदी सर, ये कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है नदी सर, पेन्नार नदी, ठीक है। पंबा रिवर केरल में है सर, पंबा नदी, इसे गंगा, केरल गंगा कहते हैं, केरल की गंगा कहते हैं इस नदी को दोस्तों, केरल गंगा कहलाती, पंबा नदी। याद रखिए पंबा नदी के पास बना है सबरीमाला टेम्पल, इसमें डुबकी लगाने के बाद ही सबरीमाला जाते हैं लोग, तो डुबकी लगाएंगे तो ऑफकोर्स गंदी तो होनी है। तो लॉर्ड अयप्पा जो है, सबरीमाला के लॉर्ड अयप्पा, इनकी मूर्ति लगी है वहां पर सबरीमाला मंदिर में, लॉर्ड अयप्पा, उनको माना था वो मूर्ति यहीं से निकली जिस पानी से, पंबा के। तो फेमस नदी अपने आप पंबा की, और जितनी फेमस है उतना ज्यादा संकट है उसके ऊपर। इसके अलावा मूसी नदी आप जानते हैं दोस्तों, मूसी नदी, मूसी हैदराबाद के पास, हैदराबाद तेलंगाना, मूसी नदी हैदराबाद के पास पानी सप्लाई करती है। पंचगंगा महाराष्ट्र में है सर, पंचगंगा महाराष्ट्र में है, पंचगंगा महाराष्ट्र में आती है सर ये पंचगंगा। मूलामुथा बताया मैंने, पुणे के पास, मूलामुथा पुणे के पास आती है सर ये नदी, महाराष्ट्र में मूलामुथा नदी, मूलामुथा। दीफू नदी और धनसिरी नदी, दीफू, दीफू और दो अलग नदियां, धनसिरी और दीफू, धनसिरी और दीफू नदी सर नागालैंड में आती है दोनों, ये नागालैंड में आती हैं दोनों नदियां, ये दीफू और धनसिरी नदी नागालैंड में आती हैं सर ये दोनों, नागालैंड में दीफू और धनसिरी। इसके अलावा अदयार नदी, अडयार या अदयार नदी, अडयार या अदयार, ये आती है सर चेन्नई के पास तमिलनाडु में, चेन्नई के पास तमिलनाडु में आती है सर अडयार नदी। वैगई, वैगई का नाम आपने सुना हो इस नदी का नाम अगर, तो संगम साहित्य लिखा गया था, माना जाता है वैगई के किनारे ना, मदुरई के पास बहती है, मदुरई शहर बनाए वैगई किनारे, संगम साहित्य लिखा गया था वैगई नदी किनारे पर। संगम साहित्य पढ़ेंगे आप एनसीईआरटी से तो मिलेगा वैगई का नाम, वैगई बहती है तमिलनाडु में सर। एक और है ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी, इसे भारत की साउथ ईस्ट रिवर, दक्षिणतम नदी कहते हैं, बिल्कुल मैं कहूं तो इस प्रकार मिलेगी आपको नदी, ये भारत में बिल्कुल यहां जाके यहां खत्म होती है, ठीक है, बिल्कुल नीचे बहती है। ताम्रपर्णी तमिलनाडु में, ऑफकोर्स तमिलनाडु में नदी ताम्रपर्णी आपकी, ये तमिलनाडु में आती है सर, ये दुनिया देश की सबसे मैं कहूंगा साउथ ईस्ट रिवर है अपने आप में, ठीक है। तूतीकोरिन बना है इसके पास में, इसका बंदरगाह जो है तूतीकोरिन, एक शहर है, एक बंदरगाह है देश का बड़ा, उसके पास बना हुआ है, ठीक है। ये कुछ नदियों का नाम है। एक नाम लिखिए रानीचूर नदी, रानीचूर नदी ये सिक्किम में आती है सर, सिक्किम में आती है रानीचूर नदी, यहाँ पर सिक्किम की नदी है रानीचूर नदी, है फेमस नदी वहां की, पॉल्यूटेड है काफी ये, ठीक है। ये कुछ नदियों के नाम है, बाकी तो फेमस नदियां जानते हैं आप लोग, उन सबके नाम सुनोगे आपने किस राज्य में, लेकिन ये व्यास हुआ, सतलज हुआ, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, तापी, सब सुना ही आपने, ठीक है। इसमें खास बात क्या है, पूरी नदी शामिल भी हो जाती है, कई बार छोटी नदी पूरी शामिल कर लेते हैं, और कई बार ना नदी का स्ट्रेच, जैसे कि मान लो गोदावरी है, गोदावरी हमें लगता है कि विजयवाड़ा के पास आकर ये विशाखापट्टनम के या उससे पहले के इलाकों में ईस्ट गोदावरी जिले में प्रदूषित है, तो गोदावरी ईस्ट गोदावरी जिला प्रदूषित है, तो उसको साफ करेंगे केवल ना,
वो स्ट्रेच को, पूरी नदी नहीं, वो स्ट्रेच, तो उसे घोषित कर दिया जाएगा एनआरसीपी के तहत। तो पूरी नदी घोषित हो सकती है या नदी का एक भाग, मान लीजिए गंगा की एग्जांपल, मान लीजिए गंगा होती तो गंगा पूरी प्रदूषित तो नहीं है, गंगोत्री के पास ठीक है, हरिद्वार तक भी ठीक आती है, लेकिन उसके बाद कानपुर के पास बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है, वो निकलती है इंडस्ट्रियल के पास, तो हो सकता है वहां हम ध्यान दे दें उस पर, तो ये काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ नदियों का नाम है, क्या क्लियर हो गए सबके आपको? एनआरसीपी क्लियर है आपको? छोटा सा पीटी फैक्चुअल काम होगा बस केवल। एनआरसीपी स्पष्ट हम सभी को? हम सभी को एनआरसीपी स्पष्ट हो गया दोस्तों? एक बार यस का बटन आया तो अच्छा लगेगा मुझे यहां पर। ठीक है, हर 15, 16, 20 मिनट में बटन दफ्तर आना चाहिए एक का, तो मुझे लगता है कि सब जुड़े हुए हैं, जग रहे हैं सब लोग। ठीक है ना, चलो फटाफट आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, यहां से आगे बढ़ते हैं आपके साथ। बहुत बढ़िया, छाप दीजिएगा आराम से। ये तो हुआ एनआरसीपी की बात दोस्तों। ठीक है, अब आइए बात अपनी अपनी गंगा की बात कर लें, उत्तर भारत की बात कर लें, गंगा की बात कर लें। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया है, मैं लग रहा है मुझे सबका ये आ गया जवाब वहां से मेरे पास। ये 3-3 चैट बॉक्स हैं, क्या क्या होते हैं, अलग चीजें चल रही हैं, 3-3 चैट बॉक्स चल रहे हैं मेरे सामने। चलिए कोई बात नहीं, सबको पहुंच जाएगी बात। तीनों रखनी पड़ती है, तीनों पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, सबको आया कि नहीं समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपके साथ। टॉपिक हम बात करेंगे नमामि गंगे की, या हम बोलते हैं गंगा रक्षा प्लान की। आराम सुनिएगा दोस्तों, आराम समझिएगा गंगा की बात। देखिए गंगा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं हम लोग, पीएम साहब बहुत सपना ड्रीम लेकर आए, पीएम साहब गंगा ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, साफ नदी भी करना चाहते हैं, 2014 साफ करना चाहते हैं। और मुझे याद है एक हमारी मंत्री साहिबा थी आज से कुछ साल पहले, जब 2014 में जब गंगा नदी को साफ करने की मुहिम चालू हुई थी, तब उनको बनाया गया था गंगा मंत्री, गंगा नदी मंत्री। जी हाँ, मतलब मंत्रालय बनाया था स्पेशली हमने इस काम के लिए। और एक महिला मंत्री थी उसकी, वो भारती जी मंत्री थी इस डिपार्टमेंट की। और उन्होंने कहा था, मुझे शायद याद आता है नमामि गंगे जब लॉन्च हुआ था, उन्होंने कहा था अगर गंगा 5 साल में साफ ना हुई, 5 साल में साफ ना हुई तो वो कभी राजनीति में दोबारा कदम नहीं रखेंगी। ठीक है, हालांकि छोड़ दी राजनीति में, अच्छी बात है वैसे, लेकिन आप समझ सकते हैं गंगा को लेकर सरकार कितनी कमिटेड है कि मंत्रालय बना दिया सरकार ने। और मैं आपको छोटा जानकारी यह देना चाहूंगा कि हम कहते हैं फंड की कमी। गंगा की सफाई को लेकर 30 सालों में जितना पैसा खर्च हुआ था गंगा की सफाई को लेकर, भारत सरकार ने एक साथ जारी कर दिया 2014 में। आज हम 21 में खड़े हैं, 7 साल बाद। इतनी कमिटेड सरकार, इतना प्रोपेगेंडा, इतना फंड, इतना स्पेशल अटेंशन, इतना प्रचार, गंगा साफ हुई और प्रदूषित हो गई। गंगा का प्रदूषण कम नहीं हो रहा है, गंगा लगातार खराब होती जा रही है। जी हाँ, तो आखिर क्या कारण है गंगा में इतना पैसा आने के बाद भी, इतना प्रोपेगेंडा होने के बाद, इतना सो कॉल्ड अटेंशन देने के बाद भी गंगा साफ नहीं हो रही है? तो आखिर कारण क्या है? ठीक है, हाँ अभी कुछ साक्ष्य आए थे पीछे, जब लॉकडाउन लगा था, गंगा का पानी साफ हो गया, डॉल्फिन दिखाई दे रही हैं, फिर से मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं, पानी साफ हुआ, तो लॉकडाउन की देन थी वो, ना लॉकडाउन की देन थी वो, हमारी देन नहीं थी, लॉकडाउन की देन थी वो। ठीक है, अगर आप दोस्तों कल रात को, नहीं कल तो नहीं, 25 तारीख की शाम की बात मैं कर रहा हूं, अगर मैं 25 तारीख को राष्ट्रपति साहब का जो संदेश होता है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, वो सुनना चाहिए, हमेशा सुनना चाहिए। देखिए हमेशा बोलता हूं 2-3 स्पीच होती है देश में, सुनना जरूर चाहिए। व्हाटएवर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप स्टूडेंट, आपको न्यूट्रल रहना चाहिए हमेशा। और आप पाएंगे कि राष्ट्रपति की जो स्पीच थी 25 जनवरी को शाम में आई थी, उसमें उन्होंने चर्चा की इस बात की। उन्होंने कहा कि किस प्रकार लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया कि छोटे छोटे प्रयासों से भी प्रकृति को बचाया जा सकता है, प्रकृति को साफ किया सकता है। तो ऑफकोर्स वो छोटा प्रयास था लॉकडाउन, एक छोटा तो नहीं था, बहुत बड़ा प्रयास था अपने यहाँ पे, लेकिन हमने देखा परिणाम क्या हुआ उसका, क्या साफ हवा हो गई थी। दिल्ली से इलाके में मतलब हम लोग मॉडरेट हवा में जी रहे थे, पॉल्यूशन बिल्कुल कम आ चुका था, पानी साफ हो चुका था, ग्लेशियर बचना चालू हो गए थे केवल 2 महीने के लॉकडाउन के अंदर। तो इन्हें साफ हो सकती हैं चीजें। ठीक है, तो अगर कमिटेड हैं हम लोग तो गंभीर प्रयास किए जाएं, अगर गंभीर प्रयास किए जाएं तो नदियां साफ हो सकती हैं, ये हम देख चुके हैं। तो ये कहना कि नदी साफ होगी ही नहीं कभी, ये अपने में धूमिल हो जाती है बात जब मालूम पड़ता है कि हाँ लॉकडाउन लगते ही नदी साफ हो गई थी हमारी। तो ये प्रमाण है कि अगर सेंसिटिव है सरकार, कठोर कदम उठाने को तैयार है सरकार, तो नदी को साफ किया सकता है। आइए बात करें नमामि गंगे पर आपके साथ। नमामि गंगे, ठीक है दोस्तों, पहली बात नमामि गंगे, तो अब जानते गंगा को साफ करना जरूरी है। गंगा गंदी क्यों है? तो वही सारे कारण जो पीछे लिखे 10-11 आपने उठा के छाप दीजिएगा, सारे कारण वही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई नया कारण गंगा के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। धार्मिक अनुष्ठान से लेकर शहरी कचरा, गांव का कचरा,
हमारी असंवेदनशीलता, प्रशासन के बीच झगड़े, वो सारे कारण गंगा में लगे रहते हैं। ठीक है सर। अब आते हैं हम लोग, गंगा की सफाई को लेकर बहुत कुछ कहा गया। रामदरी गंगा मेरी फिल्म आई थी 80 के दशक में दोस्तों, मतलब तब से लेकर गंगा की सफाई को लेकर एक चिंता की बात दुनिया को लगी हुई है। और फिल्म में अवेयरनेस, सब सीधी बात है, फिल्म में अगर दिखाया गया तो अवेयरनेस होगी लोगों के बीच में, ये गंगा साफ होनी चाहिए। पॉलिटिकल मुद्दा तब से बना हुआ है। वो 1984 में जब राजीव गांधी की सरकार बनी तो थोड़ा युवा प्रधानमंत्री थे, फिल्में देखते होंगे, रामदरी गंगा मेरी देखी होगी उन्होंने, उनके बाद आई होगी, वॉटेवर, इंस्पायर हुए फिल्म से। उन्होंने कहा गंगा को साफ करना है, जी हाँ गंगा को बचाना है, और लॉन्च किया गया गंगा एक्शन प्लान। देश में पहली बार गंगा नदी की सफाई के लिए, सुन लीजिए आराम से कहानी 30 सालों की, 1985 में भारत सरकार ने पहली बार गंगा की सफाई के लिए कुछ काम किया। उसका नाम था GAP, गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान। आप याद करें, आपको हिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी स्टार्टिंग वाली क्लास में, और मैंने कहा था 1985 में ही मंत्रालय बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हमारे यहां पर मंत्रालय बना और गंगा की सफाई को लेकर काम शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट फेज, पहला चरण। ठीक है सर। इसमें हमने क्या किया, बहुत सीधा उद्देश्य था इस चरण का सर, कि भाई गंगा में जो वेस्ट मिल रहा है उसको रोकना यहां पर, और घाटों की सफाई कर दी जाए यहां पर। तो यहां पर उद्देश्य था भाई घाटों को साफ कर दें और जो कचरा जा रहा है गंगा में उसको रोक दिया जाए, तो गंगा साफ हो जाएगी। क्या हुआ, लगभग 10 साल मिशन चला, कोई सफलता नहीं। पहला चरण चला 8 साल 9 साल, कोई सफलता नहीं मिली। फिर सेकंड फेज गंगा एक्शन प्लान 2 लेकर आए, कहानी सुन लीजिए, कुछ खास नहीं है। फिर 2 लेकर आए और फिर 3 लेकर आए। 3 खत्म हुआ है 2014 में सर। ठीक है, तो 1985 से लेकर दोस्तों 2014 तक, इस 30 सालों में हमने गंगा की सफाई के लिए एक्शन प्लान 1, 2, 3 लेकर आए, लेकिन 30 सालों बाद गंगा जस की तस नहीं थी और खराब हो चुकी थी और पॉल्यूट हो चुकी थी 30 सालों के अंदर। कारण वही है सारे, कोई नई बात नहीं है। साफ क्यों नहीं हुई गंगा, वो समझना जरूरी है कि 30 सालों में गंगा साफ क्यों नहीं हो पाई। तो गंगा सफाई ना होने के प्रीवियस अटेम्प्ट जो सरकार ने किए थे, जो अटेम्प्ट दिए सरकार ने, 3 अटेम्प्ट दिए, तीनों बार सफल नहीं हो पाई सरकार यूपीएससी प्री में। क्यों नहीं हो पाई सरकार हमारी, क्योंकि सरकार के बीच एक समग्र रणनीति नहीं थी, कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटजी नहीं थी, एक समग्र रणनीति का अभाव था। जो बच्चों से मैं बोलता हूं, आप लोगों से बोलता हूं, इसके बिना बात नहीं बनने वाली। यानी कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटजी क्या, समग्र रणनीति बोलने के लिए बहुत आसान शब्द है, बोल दो यार, कोई बोल सकता है, क्या मतलब होता है इसका। जब तैयारी करने आप बैठते हैं तो आप देखते हैं यार कौन सा आसान है, किससे बात करें, क्या फैकल्टी हो, क्या खुद पढ़ना है, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, तैयारी होती है, प्लान बना के बैठते हैं, तब चालू करेंगे ना। ऐसा नहीं कि आज मन है तैयारी कर दो, आज ये काम कर लो, कल वो कर लो, परसों वो कर लो, बिना प्लान के काम कर रहे हैं। बिना प्लान के काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ इतना, क्योंकि इतना कुछ काम, बड़ा काम करना है आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि पहले ये काम करेंगे, फिर ये करेंगे, इसमें ये सहयोग चाहिए रहेगा, इसके लिए इतना पैसा चाहिए रहेगा, प्लान तैयार करते हैं। इसे हम कहते हैं कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटजी, समग्र रणनीति। आपको लगता है कि आप गंगा के घाट साफ कर देंगे और गंगा में कचरा मिलने से रोक देंगे, गंगा साफ हो जाएगी। व्हाट अबाउट बांध बना रहे हैं, उसका क्या करोगे यार, जो शहरी कचरा जा रहा है उसका क्या करोगे, लोगों में संवेदनशीलता उसका क्या करोगे, नगर निगम जो कचरा डाल रहा है उसको क्या करोगे आप, किसान जो उर्वरक निकाल रहा है उसका क्या करोगे आप। आपके पास कोई आइडिया नहीं, बस आपको घाट साफ हो जाए, घाटों में गंदगी ना जाए और कचरा ना जाए उसके अंदर, इतना काम कर दो, इससे बात नहीं बनेगी। व्हाट अबाउट राज्यों में अंतर, उनका क्या करोगे आप, कोई विकल्प नहीं है आपके पास, कोई सोच ही नहीं है, तो आपका प्लान कंप्रेहेंसिव नहीं है। फिर आपने क्या किया, अच्छा राज्य साथ में आ गए, अब लड़ाई हो रही है उनके अंदर, फंड नहीं दे रहे हम लोग केंद्र से, फंड उनको दे रहे हैं जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उनको नहीं दे रहे जो हमारे दूसरी पक्षी पार्टी के हैं, तो क्या समन्वय होगा सर। फिर चलो फंड भी दे दिया आपने आके, चलो फंड भी जारी कर दिया सरकारों ने, उसके बाद क्या हो रहा है, कार्यक्रम की मॉनिटरिंग नहीं हो रही, गंगा नदी साफ हो रही है या नहीं हो रही, कोई चेक करने वाला नहीं है। दोस्तों एक मिनट रुकूंगा, छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, ये त्रासदी है इस देश की, बीइंग एनवायरमेंट टीचर पढ़ाना पड़ रहा है मुझे आपको ये बात, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जो है हमारे एनवायरमेंट को लेकर, मैं इस नए जनरेशन की बात नहीं करूंगा, 5-7 साल 10 साल में जो युवा ब्रिगेड आई है हमारे यहाँ पर, अभी तो वो डीएम के स्तर पर है, अधिकतर लोग डीएम के स्तर पर होंगे या वो ट्रेनिंग के स्तर पर होंगे, लेकिन जो ऊपर की ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, असंवेदनशील है पर्यावरण को लेकर। वो बहुत सही बात है, क्यों, आप सोचिए, एग्जाम्पल मैं एक रियल एग्जाम्पल दूंगा लाइफ का। एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने हम गए हुए थे बांधवगढ़, बांधवगढ़ नाम सुना होगा आपने, टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में आता है, साल है शायद 2011 का साल था, हाँ 2011 का साल था, 11-12, हाँ 11 की सर्दियां थी, ये जनवरी फरवरी का टाइम था। ये डॉक्यूमेंट्री शूट करने गए थे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की ओर से, हम लोग डॉक्यूमेंट्री शूट करनी थी हम अपने चैनल के लिए, और मिनिस्ट्री में परमिशन मिल गई थी हमको।
वहां मैं 3 दिन का स्टे करना था, डॉक्यूमेंट्री शूट करना था वहां पर, ठीक है। और जब वहां पर पहुंचे तो एक बात थी, फॉरेस्ट रेंजर होते हैं, कई हायरार्की होती हैं, रेंजर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, डीएम भी जिम्मेदार होते हैं वहां पर। तो परमिशन मिलते मिल गई, चलिए कोई बात नहीं, मिल गई परमिशन। जब वहां पहुंचे, हम शूट करने चालू किया हम लोगों ने, तो 2 दिन हमको शूट करते, मतलब हमको जब हम अपनी कैमरे से शूटिंग कर रहे थे और डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे थे, 2 दिन हुए थे हमको। तीसरे खबर आई कि टाइगर की मौत हो गई है वहां पर, एक टाइगर की मौत हो गई है, उसकी डेड बॉडी पाई गई है, ठीक है। अब चूंकि हम लोग वहां थे, बड़ा जिज्ञासा हुई यार ऐसे कैसे हो गया, तो हम लोग सोसाइटी के अपनी गार्ड वार्ड से, चलो हमें भी दिखाओ यार क्या है वो, आखिर मामला क्या है। और उसमें राज्यसभा टीम में थे हम लोग, तो परमिशन मुश्किल से मिल जाती थी, आराम से मिल जाती थी हम लोगों को, चलो चलते देख के आते हैं। तो वहां बाघ की मौत हुई, बाघ की मौत हुई। और उस बाघ की मौत, अब सोचिएगा भारत में कितने बाघ हैं हम जानते हैं हार्डली, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2000 बात कर रहा हूं मैं, 11 की आपसे, जब आंकड़ा था 2010 का हमारे पास, उसके मुताबिक देश 1400 बाघ थे उस समय, 1400 बाघ थे देश में, ठीक है। 14 में लगभग 1700-2200 बाघ हुए, अभी 3000 बाघ के आसपास है, यानी हमारे देश में 1400 बाघ थे 2010 की गणना के मुताबिक। तो 2011 की बात में कर रहा हूं, 1400 बाघ। सरकार का टाइगर बजट मालूम कितना है, टाइगर बजट था उस समय, बजट था 6000 करोड़ रुपए, यानी साल का 6000 करोड़ केंद्र सरकार खर्च कर रही है टाइगर के ऊपर। 1400 टाइगर देश के अंदर, 1400 टाइगर और 6000 करोड़ का बजट, यानी एक टाइगर पे अगर हम अनुमान लगा लें तो 4 से 5 करोड़ रुपए साल के खर्च हो रहे थे, साल के 4 से 5 करोड़ खर्च हो रहे टाइगर के ऊपर। 10 साल का टाइगर है वो, उसके आयु 10 साल थी टाइगर की, यानी 50 करोड़ रुपए खर्च हो चुके उसके ऊपर। वो एसेट है अपने आप में, वो टूरिज्म को बढ़ावा देता है उस इलाके में, उस राज्य के लोगों को आय होती है वहां से, टूरिज्म डिपार्टमेंट कमाता है, होटल रेस्टोरेंट वहां के हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलता है उस टाइगर के होने से। 50 करोड़ की एसेट है मेरी वो मर जाता है। जिम्मेदारी है फॉरेस्ट रेंजर, भैया क्या हुआ, सब रिपोर्ट दे दूंगा आपको। रिपोर्ट आई नहीं आई, रिवर्स अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आखिर मारा कैसे गया टाइगर, किसने इसको जहर दिया, किसको इसके जहर देने से फायदा है, वो दिखा था जहर दिया गया था, लिखा भी, पोस्टमार्टम हुआ भी, आई भी जहर दिया गया है इसको, किसी विषैली चीज को खाने से या बॉडी में जहर अब दिया गया, कोई विषैली चीज खा ली उसने, वो अलग बात है। आमतौर पर टाइगर वो जानता है, वो जंगल का राजा, वो जानता है विषैली चीज क्या होती है, वो ऐसा चीज नहीं खाएगा, पेड़ पौधे खाएगा नहीं, बहुत सीधी बात है। तो वैशाली चीज अगर मैं कहूँ हिरण खा लिया तो समझ में आता है यार, अब वो हिरण तो नहीं है, वो घास फूस खाएगा, जो वो शेर है वो शिकार किया होगा उसने कुछ ना कुछ, तो ऐसे में उसकी बॉडी में जहर गया है, मतलब किसी ने दिया है उसको जहर, कोई जानता है। पूरे देश में एक समस्या है हमारे यहाँ पर कि जंगलों में शेरों को मारा जाता है, सुनियोजित तरीके से मारा जाता है, बात कभी और करूंगा जब टाइगर की बारी आएगी। हाल फिलहाल 50 करोड़ का वो टाइगर मारा जाता है, मैं सिर्फ इकोनॉमी की समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इकोनॉमी के जरिए आपको। और अकाउंटेबिलिटी किसकी, किसी की नहीं, कोई सस्पेंड हुआ जी नहीं, कोई अधिकारी पे जांच बैठी जी नहीं, डीएम साहब पे जांच बैठी जी नहीं, कोई जांच नहीं, ठीक है, मर गया, नेचुरल कॉज लिख के, हाँ विष पाया गया, नेचुरल कॉज, साइन बाय, सब साइन कर दिया, बात खत्म। यार आप सोचिए, आपको अब नदी की बात में कर रहा तो ले जाऊं लौटा के, फिर आऊंगा टाइगर वाले शो दोबारा कभी। नदी, एक डीएम साहब हैं आपके जिले में, दिल्ली की बात कर लीजिए, आपके यूपी जिले की बात कर लीजिए, कहीं भी जिले उठा लीजिए, डीएम साहब आपके नदी आपके एंटर कर रही है, इस पानी के पीए, इसका डीओ इतना लेवल है, बीओडी इतना लेवल है, सीओडी इतना लेवल है, और आपके जिले से जब बाहर जा रही है तब डीओ बीओडी इतना लेवल है। तो डीएम साहब जिम्मेदार हैं क्या नहीं कुछ काम के लिए? आप क्या कर रहे हैं नदी को साफ करने के लिए? आप नदी में जो गंदगी जा रही है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चलने चाहिए, आप ध्यान रखें मुर्दे बॉडी ना डाली जाए, जो घाट बने हैं वो गंदगी ना डालें नदी के अंदर। क्या डीएम साहब कुछ कर रहे हैं? नदी का पानी प्रदूषित हुआ जा रहा है, लेकिन डीएम साहब या एसडीएम साहब या जो मशीनरी वहां की है उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो वहीं मैं आ रहा था लौट के दोस्तों पूरी बात करने का, तो प्रीवियस योजनाएं फेल क्यों हुई? देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स ऑन आवर ब्यूरोक्रेसी। हमारी नौकरशाही पर हमारे जो अधिकारी वर्ग था, जवाबदेहिता है ही नहीं। यार पानी गंदा हो रहा है, होने दो। 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए 30 सालों में, 20,000 करोड़ रुपए 30 सालों में खर्च हुए, और गंगा साफ हुई नहीं। हर जिले में गंगा और खराब होती गई। आप सरकारी पैसा बहा रहे हैं, गंगा खराब होती जा रही है, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, कहीं ब्लैक फुट डिजीज बन रही है, कहीं लोग मर रहे हैं पानी से, उस पानी को पीने से। उसके बाद भी वहां के हेल्थ डिपार्टमेंट पर, वहां के एसपीसीबी पर, वहां के सीपीसीबी पर, वहां के डीपीसीबी पर, वहां के डीएम पर कोई एक्शन नहीं, क्योंकि हमारे अकाउंटेबिलिटी का ऑप्शन ही नहीं है हमारे यहाँ तो कहीं। तो एक बड़ी समस्या थी हमारे यहाँ पर पिछले कुछ सालों में गंगा नदी को लेकर, वो थी यही कि अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो पहली बात तो कंप्रेहेंसिव पॉलिसी नहीं थी, समन्वय नहीं था, समन्वय आया तो अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो कई और भी कारण मिलेंगे आपको यहाँ पर, लेकिन प्रीवियस योजनाएं फेल होती चली गई। कुछ का मानना था 20,000 बहुत कम रुपए हैं,
कुछ का मानना था कि आबादी का प्रेशर इतना है कि सरकारें कुछ नहीं कर सकती, वॉटेवर कई कारणों से माने जाएं तो गंगा एक्शन प्लान एक के बाद एक फेल होते चले गए। फेल होने के कारण ढूंढ पाए हम लोग यहां पर दोस्तों, तो मैंने आपसे कहा कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटजी ना होना, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन या अंतरराज्यीय समन्वय ना होना, अंतरराज्यीय समन्वय ना होना, अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी समस्या हमारे यहां पर इसकी है दोस्तों, जवाबदेहिता का अभाव रहा हमेशा, जवाबदेहिता का अभाव हमारे पास हमेशा रहा है, यहां पर जवाबदेहिता का अभाव हमेशा बना रहा हमारे ऊपर सर, ये एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या गंगा को लेकर थी, वो हमेशा गंगा में हमारे पास इंपॉर्टेंट बात क्या है, फंड्स की कमी मानी गई यहां पर हमेशा। याद दिखा दूं आपको, 30 सालों में गंगा एक्शन प्लान के 30 सालों में सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जो नदी की व्यापकता को देखते हुए काफी कम है, नदी के इस विकास को देखते हुए काफी कम है। इसके अलावा जनसंख्या का बोझ हमेशा रहा, सरकार प्लान तैयार करती है लेकिन आबादी इतनी बढ़ जाती है उत्तर भारत की कि नदी साफ ही नहीं हो पाती है। आप बात करें यूपी बिहार की बात करें दोस्तों, यूपी बिहार वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, दुनिया की बड़ी आबादी वाले देशों को टक्कर देते हैं ये राज्य हमारे यहां पर। तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या होती है कि आबादी बहुत ज्यादा है यहां पर। ठीक है सर, दो सवाल मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से, सवाल बिल्कुल तब रखें जब मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूं, तो ये बात फॉलो होनी चाहिए, मानता हूं मैं, प्रोटोकॉल बना लिया हम लोगों ने कि सवाल तभी रखे। सारिका जी आपका सवाल मिलूंगा, लेकिन सवाल जब टॉपिक पूरा हो जाए तो सवाल उठाइए, तो बात सही भी होगी, बीच में सवाल जवाब नहीं दूंगा आपको। ठीक है, अब बात कंटिन्यू करें आपके साथ हम लोग यहाँ पर। ओके, तो क्या कमियां थी प्रीवियस गंगा एक्शन प्लान की, समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पर एक बड़ी समस्या थी। ठीक है, कंटिन्यू करें। तो ये था गंगा एक्शन प्लान के 3 चरण। कमियां थी, हमारे काम का बहुत ज्यादा नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो चीजें पुरानी हो चुकी हैं। 30 सालों बाद 2014 में भारत सरकार ने लॉन्च किया दोस्तों गंगा एक्शन, आपके नमामि गंगे कार्यक्रम। एक्शन प्लान खत्म कर दिया गया, एक्शन प्लान खत्म कर दिया गया और 2014 में लेकर हम लोग आए नमामि गंगे एकीकृत स्वच्छ गंगा मिशन को। दोस्तों चर्चा शुरू करेंगे आपके साथ यहां पर। अब हमारी बात होगी यहां पर नमामि गंगे कार्यक्रम की, नमामि गंगे कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पर नमामि गंगे का बैकग्राउंड सुन लिया आपने, किन स्थितियों में नमामि गंगे लाया गया वो आपने समझ लिया यहां पर। अब पॉलिटिकल एडवांटेज था, पॉलिटिकल कारणों से भी था। कई लोग मानते हैं कि मोदी साहब चूंकि बनारस से काशी चुनाव लड़ रहे थे और मां गंगा की वो आह्वान कर रहे थे बार बार, मैं आया हूं मां गंगा के कहने पर आया हूं यहां पर, मां गंगा ने मुझे बुलाया है चुनाव लड़ने के लिए, वॉटेवर। तो एक पॉलिटिकल भी था, मोटिवेशन था यहां पर लोगों के बीच में। और एक हमेशा से गंगा की सफाई को लेकर सक्रिय रहे हैं हमारे यहाँ पर, राष्ट्रवादी ताकतें हमें सक्रिय रहती हैं गंगा की सफाई को लेकर, कल्चर का एस्पेक्ट भी है गंगा को लेकर। तो उम्मीद की शायद गंगा की सफाई हो जाएगी, ऐसा लगा हमको सफाई हो जाएगी। आइए बात करें क्या क्या काम हुआ गंगा की सफाई को लेकर, क्या क्या सरकार ने प्रयास किए गंगा की सफाई को लेकर, नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या प्रयास किए गए। याद करें, पहले तो मंत्रालय बनाया गया उमा भारती की अध्यक्षता में, तो गंगा नदी मंत्रालय बनाया गया, एक पृथक मंत्रालय बनाया गया दोस्तों, एक नया मंत्रालय बनाया गया। सबसे बड़ा काम सरकार ने यह किया नमामि गंगे के तहत। सरकार ने 5 सालों के लिए गंगा की सफाई के लिए 5 सालों के लिए 20,000 करोड़ की राशि जारी कर दी। वो 30 सालों में जारी की गई थी इतनी राशि, सरकार ने कहा नहीं हम 5 सालों में देंगे आपको इतनी राशि, यानी कि पैसा बहुत दिया सरकार ने यहां पर। नमामि गंगे के तहत 5 सालों में ही पैसे जारी कर दिया गया, इतना बड़ा पैसा जारी कर दिया गया सर। स्वच्छ गंगा परिषद, क्लीन गंगा काउंसिल या लगा लीजिए नेशनल, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा परिषद बनाई गई सर, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री थे और सभी राज्यों के जो गंगा गुजरती है जहां से, उनके सीएम इसके मेंबर थे, संबंधित राज्यों के सीएम इसके मेंबर थे और प्रधानमंत्री अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा परिषद, नेशनल क्लीन गंगा काउंसिल बनाई गई सर, ये पॉलिटिकल बॉडी बन गई अपने आप में। मंत्रालय क्रियान्वयन के लिए हो गया, ये बॉडी इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम तैयार करने के लिए कोई कैसे किया जाएगा काम, ये आ गया सर। पैसा जारी हो गया यहां पर सर। इसके अलावा सर गंगा की सफाई के लिए हमको तकनीकी मदद चाहिए थी। तकनीक क्या होगी, कैसे साफ होगी, टेक्निकल प्लान क्या होगा। हमने देश के आईआईटीज को सहायता मांगी और देश के 8 आईआईटीज को, देश में 8 आईआईटीज हमारे जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, 8 आईआईटीज को कहा कि आईआईटी कानपुर के अंतर्गत आप जुड़ो। आईआईटी कानपुर गंगा किनारे बना है, आईआईटी कानपुर के साथ आप जुड़ो और आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर गंगा की सफाई के लिए एक मास्टर प्लान, एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करो, तकनीक की बात करो। यानी कि इंपॉर्टेंट बात थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोल लीजिए अपनी भाषा में आज,
शिक्षा मंत्रालय के तहत जो आईआईटीज आते हैं देश के, 8 आईआईटी को एक साथ लाया गया और गंगा की सफाई को लेकर प्लान तैयार कीजिए, एक्शन प्लान तैयार कीजिए, टेक्निकल प्लान तैयार कीजिए, साफ कैसे होगी ये पूछा गया। और 8 आईआईटी में आईआईटी कानपुर भी था दोस्तों, आईआईटी कानपुर भी था जो इसका लीड कर रहा था इस ग्रुप को, क्योंकि ऑफकोर्स उनको ज्यादा समझ थी इस गंगा के बारे में सर। ठीक है, इसके अलावा सर सरकार ने एक काम और किया, पैसे की कमी ना पड़े, 20 करोड़ दे रहे हैं ना आपको, पैसे की कमी ना पड़े, सरकार ने एक स्वच्छ गंगा उपकर, जी हां बड़ी बात थी उस समय अपने आप में, गंगा की सफाई के लिए क्लीन गंगा सेस, यानी मैं कहूं स्वच्छ गंगा उपकर लगा दिया। यानी जो पैसा आएगा इसका ना, वो कहां जाएगा, वो गंगा की सफाई में जाएगा। हालांकि जीएसटी आने के बाद ये सेस खत्म हो गया है, क्योंकि जीएसटी आने के पहले तक, समझा दूं थोड़ा सा आपको मैं, जीएसटी आने के पहले आप कोई सेवा ले रहे हैं तो आपको सर्विस टैक्स देना 14% देना होता है, सर्विस टैक्स 14%। मान लीजिए आप कोई सर्विस ले रहे हैं किसी डिपार्टमेंट में जाकर, तो आपको 14% का सर्विस टैक्स लगता था। और जो राशि 14% में 0.5% आपको देना होता था सेस गंगा की सफाई के लिए। ये बता दूं आपको, स्वच्छ गंगा जो उपकर था दोस्तों, सेस जो था आपका कितना था, 0.5%, 14% सर्विस टैक्स और प्लस 0.5% आपको देना होता था उस पर स्वच्छ गंगा उपकर। मान लीजिए कोई टेलीफोन आपके पास, इंटरनेट कनेक्शन लगा है आपके घर में, लैंडलाइन कनेक्शन लगा है, उसका बिल आता है, मान लीजिए 1000 महीने का बिल आता है, तो आपको बिल कितना भरना पड़ेगा, 1140, 14% टैक्स है उस पर, और प्लस 50 रुपए और 5.5% और देना पड़ेगा आपको उस पर, गंगा के लिए जाएगा पैसा। 50 रुपए नहीं, 0.5 जो भी होगा, 5 रुपए 10 रुपए जो भी होगा, 0.5% जाएगा गंगा की सफाई के लिए। ठीक है, 5 रुपए और देना पड़ेगा, कुल मिलाकर मुझे कहना चाहिए गंगा की सफाई में जाएगा। तो गंगा की सफाई के लगाया गया था सर एक सेस लगाया गया सर। इसके अलावा नमामि गंगे में एक काम और किया गया, गंगा के लिए जो हमने कहा यहां पर गंगा का फ्लो सतत बना रहे, सतत बना रहे, हमने इसके लिए क्या किया भैया कि यार जो पानी है बांधों में, कितना पानी की मात्रा होगी इसकी लगातार निगरानी की जाएगी। पानी कम नहीं होना चाहिए, नदी में पानी कम नहीं होना चाहिए, गंगा साफ करनी है तो पानी की एक निश्चित मात्रा, पानी की एक मिनिमम मात्रा जरूर आती रहे गंगा के अंदर। आप बनाइए बांध, जो बनाना है बनाइए, लेकिन पानी इतना आपको छोड़ना पड़ेगा, इतनी मात्रा पानी के अंदर होनी चाहिए दोस्तों। इस मौके पे एक नाम लेना चाहूंगा मैं आपसे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस मौके पे नाम आता है प्रोफेसर जीडी अग्रवाल साहब को, उनके बिना बात आगे बढ़ नहीं पाएगी हमारी यहाँ पर। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल साहब की बात करूं, बहुत करीबी हमारे संबंध थे उनके साथ, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की बात करना जरूरी है इस मौके पर दोस्तों। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की बात कर लें एक बार हम आपके साथ, आपने नाम जरूर सुना होगा, प्रोफेसर जीडी, विकिपीडिया पेज भी इनके नाम पर। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल साहब की बात करें, स्वामी सानंद संत स्वामी ज्ञान स्वरूपनंद, 11 अक्टूबर 18 को डेथ हुई इनकी दोस्तों। ठीक है, ये गंगा महासभा जो मदन मोहन मालवीय ने, सोचिएगा मदन मोहन मालवीय ने 1905 में बनाई थी गंगा महासभा, उसके मेंबर थे, उसके ये मेंबर थे लगातार ये। और ये बता दूं दोस्तों, विकिपीडिया के मुताबिक या कहीं भी आप पढ़ लेंगे मिल जाएगा दोस्तों, इन्होंने एक उपवास शुरू किया था, एक फास्ट शुरू किया था इसके विरोध में, 2018 की बात कर रहा हूं, फास्ट अनटू डेथ, मृत्यु तक उपवास इन्होंने शुरू किया था कि भारत सरकार गंगा के पानी को, या गंगा में जो पानी की मात्रा कम हो रही है उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। इनकी मांग थी कि उत्तराखंड में जो बांध बन रहे हैं, भागीरथी नदी पर जो बांध बन रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, गंगा में पानी कम हो रहा है, गंगा मर रही है। तो उन्होंने फास्ट किया इस बात को लेकर कि मिनिस्ट्री जो है, जल मंत्रालय हमारा जो गंगा मंत्रालय है, वो नोटिफिकेशन जारी करे और बांधों को तत्काल प्रभाव से रोका जाए बनने से। उत्तराखंड में इनकी मांग थी, इन्होंने स्ट्राइक चालू की अपनी, उसके बाद लगातार सरकार इनकी अनदेखी करती रही, कई दिनों तक इनका फास्ट चलता रहा, अंततः इनकी मृत्यु हो गई 11 अक्टूबर 2018 को। उसके बाद भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, हां हम बांधों के पानी को रोकेंगे और बांधों से पानी निकलेगा और पानी न्यूनतम की मात्रा बनी रहेगी। तो निश्चित तौर पर अब मैं कह रहा हूं सरकार ने ये काम कर दिया है अब कि पानी की मात्रा बनी रहे, सतत धारा बनी रहे, तो इसमें प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का नाम लिखना जरूरी है दोस्तों। तो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की बात मैं कर रहा था आपसे यहां पर ये। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल बता दूं मैं आपको, मैंने आईआईटी रुड़की से पास आउट थे ये, आईआईटी रुड़की से बहुत लंबे समय पास आउट रहे ये, और सीपीसीबी के सचिव थे दोस्तों ये 1980 में, सीपीसीबी के मेंबर थे 1980 में, आईआईटी पास आउट दोस्तों, समझ सकते हैं आप लोग, बहुत लंबे समय तक ये पढ़ाते रहे, ये हेड रहे। आप आईआईटी कानपुर के अंदर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के हेड थे, आईआईटी कानपुर के अंदर योग्यता इंसान थे अपने आप में, आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर रहे लंबे समय तक ये, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाते थे वहां पर ये।
IIT कानपुर में गंगा की दशा को देखा था बहुत करीब से इन्होंने, और 2011 में गंगा को बचाने के लिए ये एक सन्यासी बन गए बाद में। उनकी मौत हुई प्रोफेसर GD अग्रवाल साहब की, प्रोफेसर बोल रहा हूँ बार बार मैं इनको। तो उनकी मौत हुई, उसके बाद सरकार ने जारी किया एक डॉक्यूमेंट जिसमें कहा गया कि हमारे बांधों को पानी छोड़ना पड़ेगा। अगर वो डॉक्यूमेंट शायद 2-4 दिन पहले आ गया था तो शायद स्वामी जी की मौत नहीं होती या प्रोफेसर साहब की मौत नहीं होती। चलिए दोस्तों, ये देश चलता है, ऐसे चलता है, हमारा देश चलता रहेगा। लेकिन भूलना, इस मौके पर मैं इसमें याद कर रहा था प्रोफेसर GD अग्रवाल साहब को, जरूरी है उनकी बात को याद किया जाए। बहुत ज्यादा आप लोग फॉलो भी करते थे उनको, उनके लगातार जो उनके फेसबुक पोस्ट आते थे या जो सोशल मीडिया लिखते थे लगातार वो। चलिए, तो इन पर बात केवल इतनी बात करना चाह रहा हूं मैं आपसे यहां पर कि गंगा के पानी को सतत बनाए रखने के लिए सरकार ने अब गाइडलाइन जारी कर दी हैं। बांध घाटे में जाएं, बांध में पानी ना बचे, लेकिन न्यूनतम पानी की मात्रा छोड़नी पड़ेगी, इतना पानी गंगा में होना चाहिए। ये गाइडलाइन दोस्तों अब आ चुकी है। क्या मेरी बात समझ आ रही है सरकार आपको? यहां पर सर समझ आ रही है सरकार बातें आपको सारी यहां पर? ठीक है, तो यहां पर जो उन्होंने लास्ट स्ट्राइक चालू की थी अपनी, यहां पर 22 जून से उन्होंने स्ट्राइक चालू किया था। 22 जून से उन्होंने स्ट्राइक किया था और 11 अक्टूबर उनकी डेथ हो गई थी। उनकी 86 साल के थे ये। चलिए, पॉइंट नहीं है, बात आगे बढ़े, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए लोगों के बारे में देश के अंदर। सोचिएगा 22 जून से 11 अक्टूबर तक सरकार ने नहीं सुनी उनकी बात। 22 अक्टूबर से 11 जून तक वो स्ट्राइक करते रहे। एक IIT के प्रोफेसर 86 वर्ष के इंसान लगातार स्ट्राइक करते रहे, लगभग ऑलमोस्ट 4 महीने से अधिक स्ट्राइक की उन्होंने। उससे उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद अगले दिन सरकार लेकर आ जाती है कि हाँ, पानी होना चाहिए गंगा के अंदर। ये कुछ दिन पहले आ जाता तो शायद उनकी मौत नहीं होती, उनकी मृत्यु नहीं हुई होती। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, यहां पर आपके साथ आगे चलेंगे हम लोग यहां से। तो ये सारे काम किए सरकार ने। ये नया कुछ चीजें हैं जो आपको जोड़नी है कि नमामि गंगे में नयापन क्या है, नई चीजें क्या हैं, ये आपको जोड़ना पड़ेगा सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर। अब आते हैं नमामि गंगे में नया क्या मालूम पड़ गया आपको। नमामि गंगे पहले कार्यक्रम से अलग कैसे मालूम पड़ गया आपको यहां पर। अब आते हैं नमामि गंगे के थोड़ा फैक्चुअल जानकारी इकट्ठा कर लें। 8 उद्देश्य, 8 पवित्र उद्देश्य क्या नमामि गंगे के, वो बनाएंगे दोस्तों मेरे साथ आप लोग। नमामि गंगे के 8 उद्देश्य क्या हैं, एक ग्राफिक्स छोटा सा देख लेंगे आपके साथ तो सारा काम आसान हो जाएगा। इसके बाद नमामि गंगे के 8 उद्देश्य। नमामि गंगे पॉल्यूशन, गंगा नमामि गंगे। ओके, मेन पिलर्स या नमामि गंगे के 8 उद्देश्य दोस्तों सुन लीजिए आराम से। हिंदी में लिखवा रहा हूं मैं आपको, लिख भी लेंगे आप साथ में मेरे साथ। नमामि गंगे के 8 उद्देश्य क्या है सर? ऑन योर स्क्रीन। पहला उद्देश्य, आराम से मैं चाहूंगा लिखते जाएं साथ में, छोटे छोटे उद्देश्य आपको याद हो जाएंगे। पहला, सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो गंदगी मिल रही है शहरों की ना, शहरों की जो गंदगी आ रही है, नाले आ रहे हैं, सीवर पाइपलाइन आ रही है, सीधे नदी में जा रही है गंगा में, उसको रोकने के लिए अवसंरचना, फिल्टर लगेंगे जगह जगह, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे तो पानी साफ होकर गिरेगा गंगा में, वेस्टेज ना गिरे गंगा के अंदर। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की अवसंरचना। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट याद रखिए, शब्द बार बार आएगा तो मैं लिख दूंगा आपको यहां पर। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग STP। ठीक है, तो STP लगाना बोलूं जब मैं, तो STP का मतलब है सीवरेज जो आ रहा है, सीवर जो आ रही है शहर की, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको साफ करने, उसको शुद्धिकरण करने के लिए प्लांट लगाना। ठीक है, तो STP लगाना पहला काम। दूसरा काम, गंगा की सरफेस क्लीनिंग करना। सरफेस यानी कि जो ऊपर से गंगा गंदी है, यहां से गंदगी, यहां घास वास पड़ी है, पूजा की सामग्री तैर रही है, डेड बॉडी तैर रही है, उसको साफ कर दो भाई। ये गंदी गंदा दिख रही है ऊपर से, इसको नहीं दिखना चाहिए। तो सरफेस क्लीनिंग, जो ऊपर से गंगा गंदी दिख रही है, सतह, ऊपरी सतह जो गंदी दिख रही है, इसको साफ करना। तो गंगा की ऊपरी सतह को साफ करना, सरफेस क्लीनिंग करना सर, दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य, अफॉरेस्टेशन, वनीकरण। जी हां, गंगा के बेसिन के आसपास के इलाकों में जंगल लगाना, फॉरेस्ट लगाना, जिससे मिट्टी का अपरदन रुक जाए। ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा होगा या पढ़ लेंगे आगे जाकर। जितना पेड़ आप काटेंगे
उतनी मिट्टी की पकड़ ढीली होती जाती है, मिट्टी ढीली होती जाती है। जब बारिश का पानी गिरता है तो मिट्टी को बहा के ले जाता है अवसाद बनाकर, गाद बनाकर, और कहां पहुंचता है वो नदी के अंदर। नदी में गाद इकट्ठी होती जाती है और नदी का वॉल्यूम कम होकर बाढ़ ज्यादा बन जाता है। तो हमें क्या करना है, नदी में गाद को आने से रोकना है, इस सेडिमेंट को, सिल्ट को आने को रोकना है। और सिल्ट को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, वन लगाने पड़ेंगे ऊपर के इलाकों में, उत्तराखंड यूपी के इलाकों में, जिससे नदी में मृदा अपरदन ना आ पाए। ठीक है दोस्तों, तीसरा काम क्या करना है, वन लगाने हैं हमको सर, तीसरा काम। चौथा काम, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग, औद्योगिक अपशिष्टों पर निगरानी। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग, औद्योगिक अपशिष्टों पर निगरानी। इसके मायने क्या है सर, कानपुर की जूता फैक्ट्री है, आगरा की कुछ लेदर फैक्ट्री कुछ हो रहा है, कहीं कुछ फैक्ट्री से वेस्ट निकल रहा है, कचरा निकल रहा है, सब जा रहा है गंगा के अंदर, निगरानी करेंगे। साफ हम नहीं करेंगे, साफ तो उसे ही करना है, साफ तो उस फैक्ट्री वाले को ही करना है, उसको लगाने पड़ेंगे अपने यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट, उसको लगाना पड़ेगा गंदगी रोकने का प्लांट, क्योंकि हम निगरानी कर रहे हैं। निगरानी करेंगे, उसको चेतावनी जारी करेंगे, निकला तो तुम पर लाइसेंस लगा देंगे, तुम्हारा लाइसेंस छीन लेंगे। जैसे कि हवा पॉल्यूटेड हुई, हवा और पॉल्यूशन हुआ, तो आपका जो कमीशन बनाया आपने कुछ दिनों पहले, CAQM नाम का, कमीशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो बनाया कमीशन, वो फाइन लगा देगा 1 करोड़ रुपए का, या जेल में डाल देगा 5 साल के लिए। वैसे काम यहां भी करेंगे हम लोग, निगरानी करेंगे फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट की। अगर वो ज्यादा प्रदूषित हुआ तो फैक्ट्री मालिक को नोटिस जाएगा, और फैक्ट्री मालिक नोटिस पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो उसका लाइसेंस छीन के फैक्ट्री को बंद करवा देंगे। यानी हम औद्योगिक कचरे की निगरानी करेंगे, चौथा काम सर। पांचवा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, इसके मायने क्या है सर, रिवर फ्रंट का मतलब क्या होता है, घाट, उसके आगे की साफ की नदी, वहां टूरिज्म बढ़े, वहां लोग आके पर्यटन करें आराम से, नौका चलाएं आराम से, साफ पानी हो, गार्डन बना दीजिए आराम से, झूला लगा दीजिएगा, आप भी झूलें, और चीनी राष्ट्रपति को बैठा के भी झुलाएं वहां पर। याद है ना घाट हाउस सीन, तो याद होगा आपको, साबरमती नदी किनारे आज से 5-7 साल पहले चीनी राष्ट्रपति बैठे थे झूले पर, तो वो झूला बैठा लगा दीजिए वहां पर, तो दुनिया के देशों घुमाया जाए। कुल मिलाकर हमें क्या करना है, अपना रिवर फ्रंट साफ करना है। यूपी में किया गया, गोमती नदी के पास, साबरमती नदी में किया गया काम, चले कोई बात नहीं। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता, इसका मतलब क्या है सर, नदी की में जैव विविधता को बढ़ाना। नदी की मछलियां नष्ट हो रही हैं, उसके जीवाणु नष्ट हो रहे हैं, उसके अंदर जो पौधे पनपते हैं, जो चीजें पनपती हैं वो नष्ट हो रही हैं, शैवाल खत्म हो रहे हैं, जीव जंतु खत्म हो रहे हैं नदी के, उसको बचाया जाए। गंगा में डॉल्फिन खत्म हो रही हैं भैया, बचाओ। गंगा में मगरमच्छ खत्म हो रहे हैं, बचाओ। गंगा के बेसिन के आसपास जो ऊद बुलाव रहते हैं, ओटोर रहते हैं हमारे, वो नष्ट हो रहे हैं गंगा के मैदानों के आसपास से, उन्हें बचाया जाए। जीव जंतु होंगे तो गंगा के अंदर बचेगा जीवन यार, बिना जीवन के कुछ नहीं बचेगी गंगा अपने आप पर, तो वो बचना चाहिए चीजें। अब कैसे बचेंगी, तो काम कीजिए, डॉल्फिन घोषित कर दीजिए राष्ट्रीय जलीय जीव, डॉल्फिन को बचाने का प्रयास। डॉल्फिन मिशन चालू हो गया 15 अगस्त को, साल याद होगा, लाल अगस्त की प्राची से बोल रहे थे PM साहब, डॉल्फिन मिशन लॉन्च करेंगे हम लोग, लॉन्च हो गया, डॉल्फिन मिशन लॉन्च हो गया हमारे यहाँ पर, PT में क्वेश्चन भी आ गया डॉल्फिन पे इस बार। चलिए डॉल्फिन को बचाएंगे और सारे काम करेंगे। तो जैव विविधता को बचाना गंगा की, नंबर 6। नंबर 7 जो मैंने कहा समस्या थी, पब्लिक अवेयरनेस, जनता को जागरूक करेंगे। कैसे होगी जनता जागरूक सर, भैया ये जो क्या करेंगे, जो हम लोग घाट होते हैं ना, घाट, वहां पर वॉलंटियर खड़े कर देंगे, स्वयंसेवक खड़े कर देंगे वहां पर। हम लोग, कोई कचरा डालेगा मना करेंगे स्वयंसेवक, भैया मान जाओ प्यार से, मत डालो कचरा, गंगा गंदी मत करो यार। गंगा घाट पर कोई प्रदूषण फैला रहा होगा रोकेंगे, कोई गंदगी डाल रहा होगा, लाश को डाल रहा होगा तो रोकेंगे उसको करने से ऐसा काम, कोई विसर्जन कर रहा होगा तो रोका जाएगा उसको, तो प्यार समझाएंगे हम लोग। जैसे हमारे गौ रक्षक होते हैं हमारे यहाँ पर, गायों की रक्षा करते हैं, ऐसे हमारे गंगा रक्षक हुआ करेंगे, जो गंगा की रक्षा करा करेंगे, वॉलंटियर होंगे, स्वयंसेवक होंगे। गंगा इनको नाम दिया गया है गंगा प्रहरी, शॉर्ट ऑफ गंगा, उन्होंने कहा है गंगा वॉलंटियर होंगे अपने आप में, गंगा रक्षक होंगे। ये तो एक स्वयंसेवक की फौज हो गई ना एक, लेकिन एक पैरामिलिट्री फोर्स भी होगी हमारे पास, जो उल्लंघन करने पर दंड भी देगी, जो नहीं मानेगा जुर्माना लगाएगी उनके ऊपर, दंड देगी, लोग गिरफ्तार भी करेगी। और उसके लिए क्या किया है, गंगा प्रहरी नाम से हमने एक बटालियन तैयार की है, गंगा प्रहरी नाम से एक हमारी पैरामिलिट्री फोर्स तैयार की है दोस्तों हम लोगों ने, जिसका उद्देश्य होगा लोगों को गंगा की सफाई का ना कि अवेयर करना, बल्कि दंड देना जो उल्लंघन करते हैं। तो ये काम को करना पड़ेगा सर, ये काम करेंगे हम लोग, लोगों को अवेयर करने के लिए। लोगों विज्ञापन आते हैं सरकार के, सरकार विज्ञापन जारी करती है बार बार, तो गंगा प्रहरी, गंगा वाहिनी बना रहे हैं हम लोग, गंगा वाहिनी वॉलंटियर्स की, और गंगा प्रहरी सेना का एक प्रकार होगा, वाइस एंड वर्सा हो सकता है, देख लेंगे हम लोग। कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट बात क्या है, गंगा प्रहरी और गंगा वाहिनी एक स्वयंसेवक फोर्स
और एक सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेज जो दंड देंगी, लोग गिरफ्तार भी कर सकती हैं। ठीक है सर, ये हुई बात गंगा के पब्लिक अवेयरनेस की। और गंगा ग्राम, जी हां, अंतिम पॉइंट है यहां पर गंगा का, जो गंगा नमामि गंगे का उद्देश्य है सर गंगा ग्राम की स्थापना करना। इसका मतलब क्या है सर, गंगा के आसपास जो गांव हैं, लगभग 1600 गांव हैं गंगा के आसपास, जिनकी गंदगी जाके गंगा मिलती है, खेतों को उर्वरक जाके गंगा मिलता है, शौचालयों में लाइन नहीं है, वहां पर खुले में शौच होती है, वहां पर होती थी, वहां पर ओडीएफ ओपन डिफेक्शन होता था, वहां पर खुले में शौच होती थी, वो गंदगी गंगा में जाती थी पूरी की पूरी, वो नहीं होगा। अब उन्हें बनाया जाए गंगा ग्राम, एक आदर्श ग्राम बनाएंगे, हर घर में या सामुदायिक शौचालय होगा, जो शौचालय से गंदगी निकलेगी उसका अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट होगा, खेतों में खलिहानों में उर्वरक का प्रयोग कम से कम किया जाएगा, पानी को रिसाइकिल किया जाएगा, सीधे पानी गंगा में ना जाए इसका प्रयास किया जाएगा, कुल मिला के उस गांव को गंगा ग्राम बनाया जाएगा। तो 1600 गांव हैं इसके अंदर जिन्हें गंगा ग्राम बनाया जाना है, बन चुके हैं, सरकार का कहना यह है। यहां पर क्या दोस्तों ये पॉइंट क्लियर हो गए सारे के सारे, आपको हमारे 8 पॉइंट क्लियर हो गए नमामि गंगे के 8 पॉइंट क्लियर दोस्तों, आपको बताइए फटाफट मुझे आप लोग यहां पर 8 पिलर या गंगा के साफ कैसे होगी। बहुत बढ़िया, अब आप सवाल पूछ सकते हैं, इनको पूछना है सवाल पूछ लीजिए दोस्तों, यहां पर आप पूछ सकते हैं सवाल, जिसको है पूछना आराम से रखिए सवाल अपना, मैं तैयार हूं। ये टॉपिक हमारा यहां पर भी वहां गए गंगा नदी के क्या हमने एफर्ट लगाए गंगा के लिए और क्या हम प्रयास कर रहे हैं गंगा के लिए, और क्या गंगा के लिए पुराने कार्यक्रम क्या थे, नया कार्यक्रम क्या है, और नए कार्यक्रम विशेषताएं क्या हैं, और साथ ही साथ गंगा के 8 उद्देश्य क्या है गंगा मिशन के, नमामि गंगे के। एकदम क्लियर सर, बहुत बढ़िया। विनय, ज्ञान, प्रवीण, राहुल, पंकज, मंटोष, स्वाति, अजीत, सबको बातें क्लियर हो गई हमारी यहाँ पर, और भी काफी लोग बैठे हुए हैं, अलग चैट बॉक्स में नाम चल रहे हैं सबके। चलिए, सबको स्पष्ट है दोस्तों, सवाल नहीं है आपके पास कोई यहाँ पर? चलिए, बहुत क्लियर, अच्छी बात है। तो आराम सुना करेंगे, सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं वैसे ही अपने आप में ना। चलिए, कोई सवाल नहीं है आपके पास, आगे बढ़े फिर हम लोग यहाँ से। तो ये है दोस्तों गंगा ग्राम की बात और गंगा की चर्चा की बात। अगला टॉपिक दोस्तों जो है कि चुनौतियां क्या हैं, नमामि गंगे के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, और क्या गंगा साफ हो पाएगी, क्या गंगा की सफाई हो पाएगी, हम सोच रहे हैं। आखिर नमामि गंगे में कमियां क्या हैं। ठीक है दोस्तों, क्या समय है हमारे पास? जी नहीं, समय तो नहीं है अभी, दिमाग में फिट हो गया स्वाति के, बहुत बड़े स्वाति, बड़ी बात है। कोई क्वेश्चन पूछ लो दोस्तों, मैं इसको रोकूंगा, अदरवाइज फिर मैं नया कुछ पढ़ाने मूड में नहीं। वो चुनौतियां बहुत लंबा टॉपिक है, फिर इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग यहाँ पर। मानना था 3 घंटे काम है, लगभग 1.5 घंटा हमको हो चुका है। सर क्लास स्टार्ट से क्या कर रहा है, मैं कहूँ चैट बॉक्स अगर टीम देख रही है तो दिख जाए, मुझे क्वेश्चन दिख नहीं रहा है पूरा। हाँ, क्लास स्टार्ट से पहले 5 मिनट क्वेश्चन के लिए रखा करें प्लीज। तो आप टाइप करके रखा करें क्वेश्चन, या मैं आते देख लूंगा क्वेश्चन आपके सारे। मैं तो आके पूछता भी, कुछ सवाल कोई हो आपके पास, मैं तो आके आज भी पूछा दोस्त आपसे, आप टाइप पर रख दिया करें सवाल, तो मैं देख लिया करूंगा आराम से, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, तो और कोई सवाल दोस्तों, बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर 2-4 मिनट। ठीक है, चलिए। सो ऑब्जेक्टिव पर भी बन सकते हैं। लक्ष्मी का क्वेश्चन हमें नहीं दिख रहा है सर, ऑब्जेक्टिव पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकता है, ना पूछे तो वो क्या पूछेगा इसमें, वो कि इसके लिए क्या प्रयास किया, हाल में जैव विविधता के लिए प्रयास किया, डॉल्फिन के लिए कहा हमने नया सेंचुरी बनाया है, डॉल्फिन मिशन क्या है, वृक्षारोपण के लिए लिखाऊंगा सारी बातें आपको उस पर। तो सरकारी कार्यक्रम भी लिखेंगे हम लोग, क्या क्या सरकार ने किया है। एक छोटा वीडियो दिखाऊंगा आपको, लगभग 7-8 मिनट का वीडियो है गंगा, 7-8 मिनट तो नहीं है, लगभग 6 मिनट का वीडियो शॉर्ट करके बनाया मैं डॉक्यूमेंट्री का अपनी। तो 6 मिनट का वीडियो है सरकार का एक डॉक्यूमेंट्री का पार्ट गंगा पर मेरी, तो वो बड़ी डॉक्यूमेंट्री छोटा सा बनाऊंगा आपके, दिखाऊंगा आपको मैं, छोटा पार्ट दिखाऊंगा आपको वहां पर मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन निकल सकते हैं दोस्तों, दिखा दूंगा आपको। 6 मिनट का वो है, प्लस सरकार के प्रयास, प्लस चुनौतियां, और फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा आराम से ना। चलिए, आऊंगा दोस्तों, बताऊंगा कल मैं समाधान में वे फॉरवर्ड बताऊंगा, क्या गंगा साफ हो सकती है, गंगा की सफाई के लिए मैं क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड, फिर खत्म करेंगे इन क्वेश्चंस को दोस्तों हम लोग। ठीक है, तो कल कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को दोस्तों हम लोग। अभी हाँ, रोका जाए अपनी क्लास को। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कल मिलेंगे आपके साथ टाइम पर। जो भी सवाल रख दिया करें मेरे आने से पहले चैट बॉक्स में, तो बता पाऊंगा आप लोगों को आराम से, आते ही उन सवालों को। चलिए, मिलते हैं फिर आपसे। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।